हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बेसिकली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 4th यूनिट हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सिक्योरिंग सिटीजन्स द पुलिस। कहने का मतलब ये कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस किस तरीके से कार्य करती है, उस पर हम डिटेल में फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स के लिए बहुत परेशान रहते हैं, सो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार ही जाके विजिट करो www.examosphere.com। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल अवेलेबल है और सेपरेट पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, राइट। कुछ आपको नोट्स अवेलेबल हैं कुछ सब्जेक्ट के, कुछ पे काम चल रहा है अभी, राइट। तो बहुत जल्दी जो आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और ये जो आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन वाला कोर्स हो गया, इसके अलावा कंपैरेटिव गवर्नमेंट वाला, इन सबके नोट्स भी बहुत जल्दी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, सो आप वहां से अवेल कर सकते हैं इसको। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है चैनल पर, प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज यहाँ आपको सारी जो भी नोटिफिकेशन होती है या फिर जो भी वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस मटेरियल सब आपको यहाँ अवेलेबल होता है। साथ हमारे ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है सबकी, सो आप जाकर वन बाय वन उनको कवर कर सकते हैं एंड आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ठीक है। सो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी ग्रुप में, जितने भी आपके क्लास ग्रुप्स हैं या फिर जो आपके जूनियर है उन सबको, सो दैट सबको हेल्प हो जाए। सब्सक्राइब कर देना ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन आ जाए। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की बात से। सो देखो, ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जर्नल है इसमें और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो जो नाम आएंगे थिंकर के या जो चीजें आएंगी उसको प्लीज इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना, ताकि आप अपने आंसर में फ्रेम करके आ सको, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है जब हम पेपर चेक करते हैं, तो ठीक है। सो अगर हम बात करें, जो चैप्टर है ये सिक्योरिंग सिटीजन की बात कर रहा है पुलिस के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है ना, पुलिस का विकास किस तरीके से हुआ, कैसे क्या क्या रहता है, वो थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पुलिस का ओरिजिन माना जाता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि समाज में जो सोसाइटियल ऑर्डर्स है उसको मेंटेन करने के लिए पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने वेस्टर्न थिंकर्स पढ़े होंगे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिटिकल थिंकर है ना वेस्टर्न में, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये 3 माने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है कि किस तरीके से सोसाइटी में और स्टेट में या लोगों के बीच में आपस में ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्चुअल थिंकर्स बोला है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो, ये बहुत पॉपुलर नेम है, आई होप हम सब अवेयर होंगे इससे। सो इन्होंने भी एडवोकेट किया था कि एक सिस्टम होना चाहिए जो पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, जहां पर लोगों की राइट का जो भी एक होता है ना, कि समाज में अगर कोई भी रह रहा है इंसान, तो उसको कुछ बेसिक राइट्स अवेलेबल है, तो भाई उनके प्रोटेक्शन के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो समहाउ ऐसे स्ट्रक्चर की बात की है इन्होंने, हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने, अलग अलग तरीके से। इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है पुलिस सिस्टम के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इस चीज का ध्यान रखोगे कि हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में ही फोकस कर रहे हैं इसमें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को देखेंगे। टाइम के हिसाब से क्या हुआ, कुछ कुछ इंप्लीमेंटेशन हुए, कुछ कुछ रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, वो देखा जाएगा। इसके अलावा ये बात सही है कि जब भी इमरजेंसी का रिस्पॉन्स कॉल होता है, तो ये हम सबको पता है कि सबसे पहले हम किसको फोन करते हैं, पुलिस को, राइट, ताकि वो क्या कर सके, जो भी हमारी जरूरत की चीजें या फिर हमें जो सुरक्षा वाली, मतलब एक होता है कि सुरक्षा वाली जगह पर पहुंचा सके। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइम के हिसाब से इसमें बहुत चेंज आया है। जो बेनिफिटिंग है पुलिस के, सिटीजन के, ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि सोसाइटी का, जो इंडिया की सोसाइटी है उसमें जिस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को या फिर एक मतलब मेंटेन करना एक ऑर्डर को, राइट, कि जो भी आपको ऑर्डर है सोसाइटी के उनको मेंटेन करना, ताकि आराम से व्यवस्था बनी रह सके। इसके अलावा व्हाट आर पुलिस, अगर देखो मतलब बहुत बेसिक सी बात कि भाई पुलिस है क्या इन जनरल अगर देखा जाए। सो ये जो टर्म है पुलिस, ये ओरिजिनेट हुई है ग्रीक वर्ड पॉलिस से, ठीक है, और जो लैटिन वर्ड है पॉलिशिया, जिसका मतलब होता है सिटी एंड कंडीशन ऑफ अ स्टेट। कहने का मतलब ये कि शहर, ठीक है, और एक राज्य की स्थिति, यहां उसकी बात हो रही है। तो पुलिस को अगर हम जर्नल टर्म्स में समझें तो ये एक ऐसा एक्ट है जो क्या है, रूल कीपर इन सोसाइटी, मतलब ये एक तरीके से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रूल कीपर की तरह काम करता है। मतलब कि जो पूरा एक कहते हैं ना कि शासक की तरह कार्य करता है, कि भाई इनको पूरा का पूरा मेंटेन करना होता है लॉ एंड ऑर्डर को, ताकि चीजें आराम से मतलब हो सकें और लोग अपनी सुरक्षा में वर्क कर सकें। अच्छा, इसके अलावा ये इंश्योर करते हैं कि हर कुछ स्मूथली रन करे, ठीक है, और एवरीवन प्लेज बाय द रूल एंड द पब्लिक स्टे सेफ। मेन मुद्दा क्या है, समाज का, सोसाइटी का, ठीक है। जब सोसाइटी में लोग रह रहे हैं तो उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है, ठीक है। जब सेफ्टी रहेगी तो लोग सेफ रहेंगे, और सब काम अगर स्मूथली कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा है, कोई किसी को मतलब परेशान नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो कानून की व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया चल रही है राज्य में,
राइट। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। इसके अलावा एक क्रूशियल जो कंपोनेंट है एग्जीक्यूटिव सिस्टम का, माना जाता है कि जो पुलिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हम कानून की बात करते हैं तो भाई उनको लागू करना, देखो लॉ मेकर्स ने क्या किए हैं, फॉर्मुलेट कर दिए, कानून बना दिए, पर उसको लागू कराया जा रहा है। पुलिस उन सबकी व्यवस्था देख रही है कि किस तरीके से वो रूल फॉलो अप हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। सो इंडिया का जो पुलिस सिस्टम है, अगर हम इसको बहुत मोस्ट डिटेल्ड में जाएंगे, जो इनकी हेरारकी वाली जो कमांड होती है ना वर्ल्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये देखो, इनके हेडक्वार्टर होंगे, रेंज होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा, सब डिवीजन होगा, सर्कल होगा, स्टेशन होगा। इस तरीके से एक पूरी हेरारकी वर्क करती है पुलिस सिस्टम की भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये छोटे छोटे जो थाने हैं, जो स्टेशन बने हुए पुलिस स्टेशन, बस यहीं तक चीजें सीमित है, नहीं। इससे आप ऊपर ऊपर जाएंगे तो पूरा ये हेरारकल सिस्टम है जो मैंने अभी पढ़ा। इसके अलावा इस सिस्टम में 4 मेजर जो लीडिंग लेटरल रिक्रूटमेंट पोजीशन है वो कौन कौन सी, एक बार वो देख लो। एक तो ये आपकी आईपीएस वाली, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, ठीक है, टॉप मोस्ट। इसके अलावा प्रोविंशियल पुलिस सर्विस ऑफिसर, नेक्स्ट है आपका सब इंस्पेक्टर, एंड उसके बाद कांस्टेबल। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, ये एक हायरार्की है जो पुलिस सिस्टम को दिखाती है कि किस तरीके से इसमें क्या पोस्ट होती है, किस तरीके से कार्य किया जाता है। और जो कांस्टेबल है वो 90% ऑफ इट कवर करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा नंबर में। देखो एक बहुत बेसिक सी बात है, जब हम हायरार्की की बात करते हैं, मैं यहीं बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये हायरार्की है, ठीक है। जो नीचे, सबसे नीचे वाले लेवल पे कौन है, यहाँ पर कांस्टेबल है, ठीक है। सबसे ज्यादा यही होंगे नंबर में। आप ये देखो ना, इसकी शेप से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये सबसे ज्यादा है नंबर में, ठीक है। अब आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये थोड़े से कम हो जाएंगे नंबर में, फिर इससे ऊपर जाएंगे थोड़े से कम। तो इस तरीके से जो ये टॉप मोस्ट होंगे ये बहुत ही लिमिटेड होंगे। आ रही है बात समझ में? तो जितनी हाई अथॉरिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, पावर होगी उनके पास, डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, ठीक है, अथॉरिटी होगी उनके पास। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो समझने वाली थी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इमरजेंस ऑफ पुलिस। पुलिस का उदय हुआ कैसे एक्चुअली? अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये बात सही है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड और लीगली कंट्रोल करने के लिए पुलिस सिस्टम जो था वो एंशियंट टाइम से भी दिखाई पड़ता है। ये बात सही है कि अगर हम इस प्रणाली को देखें तो ब्रिटिश शासन से पहले भी ये कुछ हद तक दिखाई पड़ती है, पर हाँ ये कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो नोशन था, ठीक है, इसको चैलेंज किया गया, ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया क्या, इंडियन पुलिस सिस्टम। तो जो स्ट्रक्चर वाइज चीजें हुई वो थोड़ा सा उनको क्रेडिट दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को, बिकॉज उनके आने की वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हुआ। अदरवाइज ये समहाउ किसी ना किसी तरीके से एग्जिस्ट पहले से ही कर रही थी, ठीक है। ये बात सही है कि आप ये देखोगे अगर इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा स्केर्स है, मतलब बहुत दुर्लभ है। अगर हम सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखें तो उस टाइम पर भी इनके किसी ना किसी तरीके से क्या, मतलब किसी ना किसी रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो उस टाइम पर भी होते थे। और जितने भी जो इंडियन मर्चेंट टाउनशिप्स हैं, ठीक है, जितने भी वो सुरक्षा गार्ड वाला है, फिर जितने भी जो बस्ती हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ कुछ लोग चाहिए होते होंगे ना उस टाइम पर भी। तो ये सुरक्षा की व्यवस्था तो बहुत पहले से है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आई या फिर ब्रिटिशर्स लेके आए, बस हाँ उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इसको डेवलप कर दिया। प्री कॉलोनियल पीरियड पुलिसिंग इन एंशियंट इंडिया आ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। अब हम इसमें देखेंगे किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड से पहले की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एंशियंट इंडिया में भी पुलिसिंग का सिस्टम था, ठीक है, बट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं था ओनली, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा एक अवलोकन कर लेते हैं। मनु से हम सभी अवेयर होंगे, राइट, इस नाम से। इनको एक की फिगर माना जाता है एंशियंट लिटरेचर में, क्योंकि उस टाइम पे इनका काम बहुत विख्यात था, बहुत पॉपुलर था। इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है जो इंडिया के सोसाइटल नॉर्म्स थे उनको क्रिएट करने में। इनके हिसाब से ये कहते हैं, मनु कहते हैं कि जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक घर में जिस तरीके से आप फादर का रोल देखते हो ना कि घर में जो शांति वाला या फिर सारी चीजें मेंटेन करने का रोल होता है, उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो घर के अंदर क्या लेके आए, शांति लेके आए। घर से यहाँ मतलब है पूरे उस राज्य में रह रहे सभी लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ एक पर्टिकुलर एक घर की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। इसके अलावा इंश्योर करें फ्रीडम को फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। कहने का मतलब ये कि एक राज्य की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहरी आक्रमण ना हो, ठीक है, हर कोई अपने यहाँ पर अपने घर में सुख शांति से रह सके। किंग का जो टास्क है वो यही है कि वो प्रिवेंट करेगा, क्राइम को क्राइम होने से रोकेगा, जस्टिस दिलाएगा अपने नागरिकों को। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है दंड का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो सिंपलाइज्ड करता है कि स्टेट की जो कोर्सिव पावर है, जितना स्ट्रॉन्ग दंड दिया जाता होगा किसी भी राज्य में, उससे ये पता चलता है कि वहां पर सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, ठीक है। तो यही वो चीजें हैं, आप ये देखोगे ग्राउंड वर्क पर जो बर्थ माना जाता है ना रेडियोमेंट्री पुलिस सिस्टम का, वो इसी तरीके से माना जाता है। अब आप इन लिंक्स को क्रिएट करोगे तो यू विल रियलाइज कि भाई ये चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है। एपिक नैरेटिव्स अगर आप देखो रामायण को, महाभारत को, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमने प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है, कि किस तरीके से एक राजा की ड्यूटी होती है, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे, जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स का मतलब समझ रहे हो ना, जो भी पर्सन है उस राज्य में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वर्ड सब्जेक्ट यूज किया गया है, ठीक है। ये चीज में पहले भी बेसिक्स हैं,
हमें पता होने चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब खाली एक ही नहीं होता कि हम ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उन सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है। बेसिक चीजें हमें पता हो, ठीक है। सो यहाँ सब्जेक्ट एज अ पर्सन की बात हो रही है, एज अ इंडिविजुअल जो उस राज्य में लोग रह रहे हैं, राइट। सो किंग की ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये बात सही है कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें पुलिस स्क्वाड्स आपको दिखाई पड़ता है। जैसे आप हनुमान जी का श्रीलंका वाला पार्ट देख लो, ठीक है। इसके अलावा जब क्राउड होता है जिस टाइम पर मतलब श्री राम वापस आते हैं, ठीक है। सो ये वो टाइम पीरियड है, ये एंशियंट वो टेक्स्ट हैं जहां आपको दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था उस टाइम पर भी बहुत जरूरी थी, ठीक है। सो वो हम रामायण और महाभारत के कॉन्सेप्ट में भी देखते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन एंशियंट पीरियड, अगर आप ये देखो प्राचीन काल में जो पुलिस संगठन है उसका थोड़ा सा हम एग्जामिन करें तो ये बात सही है कि अगर हम हिस्टोरिकल लैंडस्केप देखें, जैसे मैंने आपको एंशियंट वाला दिखाया अभी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में भी ये चीज दिखाई पड़ती है। और सब्सिक्वेंटली अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो जो मुगल एरा था, ठीक है, वहां आप इस चीज को देख सकते हो कि किस तरीके से वो पूरा सिस्टम, वो सिक्योरिटी, पूरी व्यवस्था होती थी, सब कुछ, मतलब वी आर अवेयर, राइट। क्योंकि ये सब हम एनसीईआरटी में भी पढ़ के आए हैं और ये सब हम सबको पता है कि किस तरीके से सुरक्षा के बिना तो कोई भी व्यवस्था हो ही नहीं सकती ना, कोई भी स्टेट, कोई भी समाज वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो सुरक्षा बहुत जरूरी थी। अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करो तो उस टाइम पर भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था और ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती थी एक स्टेट की, जो कि हम आज के टाइम पे मॉडर्न काउंटर पार्ट में भी देखते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं लेवल ऑफ, मतलब जो पुलिसिंग है उसके ऊपर, ठीक है। सो विलेज लेवल की अगर हम पुलिसिंग देखें तो ये बात सही है कि ग्राउंड रूट लेवल पर जो विलेज का चीफ होता था उसको ग्रामीण बोला जाता था, ठीक है। सो हिंदी में ग्रामीण लिखा हुआ है और इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो जरा चेक कर लेना, मतलब ग्रामीण ही चेक कर लेना, मतलब कि ध्यान से लिखना आप अपने पेपर में चेक करके, सो दैट मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज के लिए, कि ये जो लॉ है, जो कानून है, कानून व्यवस्था है, उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको मेंटेन कर सके, बनाए रखें, ठीक है। इनकी ड्यूटी यही होती है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, जो भी अपराधी हैं, उनको एक होता है कि हाँ भाई अपराधियों को पकड़कर उनको जो भी पॉसिबल दंड है उस टाइम की जो भी नीति के हिसाब से वो दिया जाए। इसके अलावा ये इंश्योर करते हैं जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो ऑफिसर्स हैं उस विलेज में जो रह रहे हैं, ठीक है, उनका वेलबींग, कि भाई उनकी पूरी सुरक्षा हो पाए, इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है। विलेज में एक चीज और थी, टैक्स सिस्टम होस्ट किया जाता था इन ऑफिसर्स के लिए, ताकि एक होता है ना कि आप उनकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हो, सो क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, सो ये आपस में गिव एंड टेक था। इसके अलावा ये रिफ्लेक्ट करता है कम्युनिटी वाइड कमिटमेंट को, किस तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करती थी। इसके अलावा जब हम आगे मूव करते हैं विलेज लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल की ओर, सो यहाँ पर जो ऑफिसर थे उसको क्या बोला जाता था, प्रदेशता, ठीक है। सो हिंदी में स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश की स्पेलिंग देख लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। सो उनका ये टास्क था वही कि वो किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी मतलब ओकेजनली सर्व करेंगे एज अ जजेस, ठीक है, मतलब जो भी उनको काम दिया गया है उसको वो पूरा करेंगे। इसके अलावा आप ये देखोगे फ्लूइडिटी दिखाई पड़ती है, रोल मिरर्स की, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंशिएंट पुलिसिंग एज सीन इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। आप ये देखो कि ये जो भूमिकाएं हैं ये हमें ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में दिखाई पड़ती हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सिस्टम बहुत गहरा है, बहुत पुराना है। अर्बन लेवल की अगर हम पुलिसिंग देखें, शहरी स्तर की, सो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से उन्होंने अर्बन पुलिसिंग के बारे में बात की है। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था अष्टदशा तीर्थों का, ठीक है। सो मतलब 18 ग्रेट ऑफिसर्स की बात की थी उन्होंने, किसने, कौटिल्य ने, अपनी अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो यहाँ उसके बारे में दिखाई पड़ता है और ये बात सही है कि ये वो मतलब पैलेस लेवल्स हैं जहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि कितने डीप डाउन जाकर ये चीजें ध्यान में रखी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दौवरिका हो गया, ठीक है, अंतवर्षिका हो गया, ये सारे के सारे ना आपके आउटर सिक्योरिटी, या फिर आप ये देखोगे इनर और आउटर, ये दोनों सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें कि बाद में फीमेल्स भी इसमें ऐड हुई हैं, मतलब पहले मेल्स होते थे सिक्योरिटी वाले सिस्टम में, लेटर ऑन फिर फीमेल्स भी ऐड होती हैं। सो जो शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम दुर्गपाल कह लेते हैं या फिर कोटपाल कह लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि ये अपनी सोसाइटी के अंदर या फिर उस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। रेवेन्यू मतलब वही टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है रोड सिक्योरिटी की बात हो रही है। सो ये बात सही है कि जब ट्रैवलर्स रोड से जाते हैं, ठीक है, सो उस टाइम पर थ्रेट बहुत मिलता था, लूटपाट बहुत होती थी। सो उनके थ्रेट को फेस करने के लिए जो भी ट्रैवलर्स फेस करते हैं रोड पर या फिर ट्रेड के रूट पर, ठीक है, क्योंकि जैसे आप ये देखोगे सी रूट बहुत ज्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे, राइट। तो रिकॉग्नाइज करना वो जो थ्रेट है उनको ऑब्जर्व करना कि अच्छा ये पैटर्न चलता आ रहा है, तो उस तरीके से पहले ही प्रिपेयर रहना। सो एंशिएंट इंडिया में इस तरीके के ऑफिसर्स थे।
जिनको अंतपाल भी कहा जाता है, जिनका टास्क था कि वो उन रास्तों पर क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पूरा सिक्योर रास्ता प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किंगडम फ्रंटियर्स पर ही गार्ड करते थे, ठीक है। इसके अलावा आप और भी काम देखोगे, क्योंकि एक चीज और थी कि ऐसा नहीं कि खाली एक बंदे का एक ही काम है, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का काम तो है ही है, साथ साथ क्या है कि रोड के जो टोल टैक्स लगते हैं, ठीक है, वो भी कलेक्ट करने हैं। इसके अलावा एक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस देना है, जो भी मर्चेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपको इंश्योरेंस देना है कि हाँ भाई किसी भी तरीके का, मतलब जो भी अगर कोई डकैती वगैरह पड़ रही है उसके अगेंस्ट जाकर इनको कार्य करना है। तो वो सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, आपराधिक कानून प्रशासन। अब इसमें ये जो टर्म है ना, कौटिल्य ने ये टर्म दिया था क्रिमिनल लॉ वाला, ठीक है, और इसको उन्होंने कंटक शोधना कहा। उन्होंने इस पर एम्फेसाइज किया कि ये इट्स रोल इन क्लियरिंग थॉर्न्स, कहने का मतलब ये कि ये कांटों को साफ करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से थ्रेट मिलता है, आप रूट्स देखोगे ना जाकर, उसके हिसाब से फिर चीजें करोगे। सो जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, उसको चटास या भाटा के रूप में जाना जाता था, ठीक है। सो और ये क्या करते थे, जो इंटीग्रल जो पार्ट है ना सिस्टम का, ये उस पर वर्क करते थे। और ये वो चीजें हैं जो कहीं ना सैनिकों के रूप में, मतलब जितने भी आपके जो सोल्जर्स थे जो वॉर टाइम पर एक्टिव होते थे, उनसे भी मतलब ऐसे डबलिंग की तरह काम करते थे, मतलब 2 गुना। आप ये लगा लो कि इनकी संख्या 2 गुना थी, क्योंकि इनका मेजर कार्य था, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सारी चीजों को ऑब्जर्व कर कर काम किया करते थे। एंशियंट इंडिया में अगर देखा जाए तो स्टेट की ड्यूटी थी कि वो क्या करेगा, अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा अपने सोसाइटी में, क्योंकि एक स्ट्रक्चर इसी तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा आप ये देखोगे बहुत अलग अलग लेवल पर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर अलग अलग ऑफिसर्स जो थे, वो थे जिनका काम था, मुख्य जो काम था वो यही था कि वो इंटरकनेक्टेडनेस होगा इनका आपस में रोल में, ये रिफ्लेक्ट करेंगे एक नाउंस्ड अप्रोच टू पुलिसिंग। कहने का मतलब ये कि आपस में देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब राज्य आपस में कनेक्टेड है, सबकी आपस में टेरिटरी वगैरह मिली हुई है, तो आपस में क्या है कि हमारा ना रिलेशनशिप भी उस तरीके से हो, इंटरकनेक्टेडनेस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरलिंक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो एक दूसरे को हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा अप्रोच है या फिर एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें दिखाई पड़ता है कि उन्होंने वो जो सिस्टम जिसके बारे में उन्होंने बात करी है कि एंशियंट जो पुलिसिंग थी वो किस तरीके से कार्य करती है, तो आपको ये पूरा का पूरा इनका टेक्स्ट में डिटेल में दिखाई पड़ता है। उन्होंने रिवील किया है सिस्टम को कि जो भी ग्रैपल्ड विद मेंटेनिंग ऑर्डर, collecting revenue and administrating justice in a manner that echoes through a annal of time। कहने का मतलब ये उन्होंने ये कहा कि जैसे व्यवस्था को जब आपको बनाए रखना होता है, ठीक है, सो उस पर्टिकुलर सिस्टम में रूल रेगुलेशन को, अगर आप टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि ये आपस में ऐसी चीजें हैं जो आपस में मेंटेन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज एक भी चीज अगर गड़बड़ होती है तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि एंशियंट टाइम में ये चीजें बहुत गूंजती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि इस पर काम शुरू से ही किया गया है। अर्थशास्त्र एक लिटरेरी वर्क माना जाता है, क्योंकि आप ये देखोगे कि इसमें धर्मशास्त्र, ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र के अलावा धर्मशास्त्र में भी आप ये चीज दिखाई पड़ेंगी कि इन्होंने ये एस्पेक्ट जो है स्टेट के वो कवर किए हैं, किस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वर्क करेगा, जिसके अंदर आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पुलिस, मिलिट्री, इन सब के अलग अलग वर्क दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सबका कार्य क्षेत्र अलग है, सबके जो एरिया ऑफ वर्क है वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। कौटिल्य द ऑथर एंड मिनिस्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त। देखो ये बात सही है कि मौर्य सम्राट के टाइम पर जो चंद्रगुप्त के राइटर माने जाते हैं, ऑथर माने जाते हैं, ठीक है, ये मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने पुलिस व्यवस्था को या फिर जो आपका पुलिस सिस्टम है उसको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्क्राइब किया है। इनको रिगार्ड भी किया जाता है एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग, क्योंकि जो आज के टाइम पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग है, एग्जैक्ट वही चीजें हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने दंड नीति का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मतलब पूरा दिखाया गया कि किस तरीके से सिस्टम ऑफ पुलिसिंग वर्क कर रही है, ब्यूरोक्रेसी की सेटिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि यही फाउंडेशन है कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस की, जिस तरीके से कार्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन टिल द गुप्ता पीरियड। अब आप ये देखो जो गुप्त काल है, ठीक है, गुप्त काल तक विकास का क्या टाइम पीरियड रहा है, तो उसके बारे में जानते हैं। अब आप ये देखोगे कि जो गुप्त काल का जो एंड तक का टाइम पीरियड था ना, 540 AD के आसपास का माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि राजा को मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
राजा ने ये जिम्मेदारी ली कि चोरी की वजह से भी अगर कोई भी मतलब ऐसे मान लो चोरी होती है, चोरी की वजह से भी जो भी नुकसान हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, राजा ले रहा है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि गांव का जो हेडमैन है वो कहीं ना कहीं मतलब हेल्प कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या है ना, आपस में चीजें लिंक्ड होती हैं, एक दूसरे को हर कोई हेल्प कर रहा है, तभी तो वो हायरार्की क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो इसको एड किया जाता है बाय अ काउंसिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनका जो मेन काम होता है कि क्रिमिनल्स को वो पकड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ही पकड़ पाएगा ना इंसान जाकर। इसके अलावा इंडिजीनियस जो पुलिस सिस्टम है वो ऑपरेट हुआ। लैंड टेन्योर हमें दिखाई देता है किस तरीके से जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक विद इन अ विलेज कम्युनिटी, मतलब एक गांव के अंदर ही रहकर लोग प्रॉपर अपना जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कार्य हो रहा है, ठीक है। लैंड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो फॉलो अप हो रही हैं। अगर कोई भी ऐसी चीजें जो अपराधी हैं गांव के अंदर उनको भी पकड़ा जा रहा है, तो ये सब किसकी भूमिका होती है, जो गांव का प्रधान होता है, विलेज का हेडमैन होता है, ये उसकी क्या होती है, भूमिका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कंक्लूजन के टाइम पर मतलब इसका कंक्लूजन अगर हम देखें उस टाइम के हिसाब से। सो जो इवोल्यूशन माना जाता है पुलिसिंग का एंशियंट इंडिया में, ये रिवील करता है सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड जस्टिस, कि किस तरीके से शासन और न्याय की एक समझ थी उस टाइम पर भी, ठीक है। मनु ने भी इस चीज को आउटलाइन किया है, उन्होंने भी मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत है उनके बारे में बताया। ऐसे ही आपको कौटिल्य की राइटिंग्स में भी मिलते हैं। सो जो अर्ली पुलिसिंग सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इंटीग्रल है, क्योंकि इसके बिना पुलिसिंग के आप सोसाइटी में रूल एंड रेगुलेशन के ऑर्डर को मेंटेन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप अपने सिटीजन की, जो भी आपके नागरिक है, उनकी वेलबींग के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर यही लोग नहीं होंगे तो सुरक्षा करेगा कौन एक्चुअली में, राइट। सुरक्षा की आवश्यकता तो है ही कहीं ना कहीं, तो इसलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये एंशियंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई पड़ती है किस तरीके से डेवलप हुई मोर स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि जो पुलिस सिस्टम है वो बहुत पुराने टाइम पीरियड से चलता आ रहा है, बहुत हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से चलता आ रहा है, तो कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। बस हाँ, हर चीज का एक इतिहास होता है, सेम इसका भी एक इतिहास है। नेक्स्ट है आपका पुलिसिंग एंड जस्टिस इन मेडिवल इंडिया, अ कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ वाई ऐड कर लेना, ठीक है। स्टडी तो कहने का मतलब यह कि मध्यकालीन भारत में पुलिसिंग और न्याय, एक तुलनात्मक अध्ययन। सो अब इसको थोड़ा सा मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखा जा रहा है कि किस तरीके से, मतलब आप ये देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड था मिडेवल वाला, इसमें पुलिस का सिस्टम और जस्टिस का सिस्टम साइड बाय साइड चला आपस में, ठीक है। सो इसमें ना बेसिकली ये जो बहुत फैसिनेटिंग दिखाई पड़ेगा, हालांकि अगर देखा जाए तो, क्योंकि दो क्रिटिकल पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री के हैं उसको यहाँ फोकस किया जा रहा है। एक तो दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड है, ठीक है, और साथ साथ आप मुगल एरा को कंपैरिजन करके पढ़ोगे। जब एनालाइज करते तो ये दिखाई पड़ता है कि इंसाइटफुल क्लासिफिकेशन दिखाई पड़ता है पुलिस के स्ट्रक्चर का, क्योंकि स्कॉलर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्राइब किया है। पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। ये आप ये देखोगे जो मेनली ना बेले थिंकर है, इन्होंने इसको क्लासीफाई किया कि सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक जगह दिखाई देता है और एक जगह डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हिंदी में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब यह कि सारी की सारी पावर एक ही जगह आ जाती है सेंटर में, ठीक है। और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पावर का बंटवारा हो जाता है अलग अलग लेवल पर, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, जो जब हम स्टडी करते हैं पुलिसिंग सिस्टम की, तो ये बात सही है कि अक्सर हमें ये चीज दिखाई पड़ती है कि जो भी मतलब जितने भी ये कमांड स्ट्रक्चर हैं, जितने भी टाइप के कमांड स्ट्रक्चर हैं, जिसमें हम सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड की बात कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिसको सुपरवाइज किया जाता है, तो सिंगल मेंबर के थ्रू या मल्टीपल मेंबर के थ्रू, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम इस्लामिक सिस्टम को देख लें, जिसको हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये दिखाई पड़ता है। इंडिया का आप हिस्टोरिकल टाइम पीरियड देख लो। सो ये वो सारी चीजें हैं जो सिंगुलर और हाईली सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी पुलिसिंग की उस टाइम पर टाइम के हिसाब से क्या होता है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी आता है। नेक्स्ट है आपका, आप सल्तनत पीरियड को थोड़ा सा डिटेल में अगर देखोगे तो आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें इसमें दिखाई पड़ेंगी, जो कि बेसिकली बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी से मानी जाती है, जिस टाइम पर आप ये देखोगे कि जो मुस्लिम्स था उनका जो इनकर्शन हुआ था इंडिया में, ठीक है, उस टाइम से माना जाता है। और स्टार्टिंग में ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी मतलब देखो इनिशियल इम्पैक्ट थे नो डाउट, पर काफी लिमिटेड थे, क्योंकि ये जो इनकर्शन था आप 11th सेंचुरी के बाद से अगर आप देखते हो तो उस टाइम पर जो तुर्क थे आपके, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, पर्शियंस आए, फिर अफगान आए। सो इस टाइम पर भी वो हमें जो इफेक्ट है ना ये काफी दिखाई पड़ता है। और सल्तनत टाइम पीरियड की अगर हम अंदर अंदर देखें तो जो कोतवाल था, ठीक है, कोतवाल को एज अ मतलब माना जाता है कि वो इमर्ज हुआ एज अ सेंट्रल फिगर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल था पुलिसिंग ड्यूटीज के लिए। तो कोतवाल एक तरीके से पुलिस को ही कह दिया जाता था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा कार्य क्या होता था, जो पुलिस का एक कार्य होता है, ठीक है, तो उसी की तरह पूरी जिम्मेदारी होती थी इनकी। इसके अलावा जो मेजर चीज है वो ये देखो कि जो लोकल इनहैबिटेंट्स होते थे, ठीक है, जो एलीट सिविल फोर्स होती थी, ठीक है, कोतवाल उन सबकी भी सिक्योरिटी का ध्यान रखता था। तो उन्होंने एक्ट किया, मतलब उन्होंने एज अ मजिस्ट्रेट भी वर्क किया, उन्होंने पूरा ओवरसीन किया किसको, अर्बन और रूरल एरिया, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों ही एरिया में उन्होंने पूरा सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश की और चीजों को मतलब एक होता है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की और चीजों को बहुत स्मूथली रन कराया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
किसने, कोतवाल ने उस टाइम पर उठाई थी, क्योंकि कोतवाल एक तरीके की पोस्ट हो गई जो पुलिस की तरह ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे मुहतसिब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ऑफिशियल्स होते थे, क्योंकि इनका भी एक मल्टीफेसेड रोल था, क्योंकि एज अ इंस्पेक्टर या फिर जनरल ऑफ पुलिस कह लो, चीफ इंजीनियर ऑफ पब्लिक वर्क, ठीक है, एनफोर्स ऑफ पब्लिक मॉरल्स, तो इन सब सेक्टर में भी इन्होंने वर्क किया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि हर एक चीज के लिए अलग अलग पर्सन होगा, एक ही पर्सन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी होता था। तो ये उस टाइम का मतलब टाइम पीरियड है, ठीक है। मुगल पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रांजिशन दिखाई पड़ता है मुगल एरा का, क्योंकि यहाँ जो स्टडी अगर हम करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि सिमिलरली जो सेंट्रलाइजिंग जो पुलिस स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो किस तरीके से आप ये देखोगे कि इंसाइट दे रहा है मुगल इंडिया के पुलिसिंग सिस्टम को, ऑफन स्टैम फ्रॉम द अकाउंट ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स। ये बात सही है कि अगर हम जो मुगल टाइम का जो पुलिस का पूरा सिस्टम है, अगर आप उसको देखोगे तो अक्सर 16th और जो 17th सेंचुरी है, ठीक है, उस टाइम पर जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे उनकी वजह से भी ये चीज काफी क्या हुई है, मतलब इवॉल्व हुई है उस टाइम पीरियड में भी, क्योंकि बहुत सारा फर्क पड़ता है, ठीक है, कि उस टाइम पीरियड में कितना फ्रीक्वेंटली विजिट हो रही है, बहुत इंपैक्ट होता है चीजों का। ये बात सही है कि जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो हमें बहुत कल्चरल बायसनेस दिखाई पड़ती है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये ऐसे ग्लिम्सेस हैं जो हम कह सकते हैं कि परसीव कर रहे हैं बहुत सिंप्लिसिटी की तरफ, पर जो मेजर फोकस है वो यही है कि मुगल्स का जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से वर्क करता था। मुगल्स की जो डायनेस्टी अगर हम उसकी बात करें तो ये वो टाइम पीरियड है जहां पर इम्पैक्ट पड़ा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस पर, और ये कहीं ना आप ये देखोगे कि मतलब 300 ईयर्स, मतलब 300 साल से भी ज्यादा तक चला था, ठीक है, क्योंकि ये काफी ऐसा इम्पैक्ट था जो आप ये लगा लो कि बहुत परमानेंट टाइप का था, क्योंकि 300 साल तक चलना तो कोई टेम्पररी तो नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। इसके अलावा और जो मेन माना जाता है जो म्यूटनी थी 1857 की, मतलब 1857 का जो विद्रोह था तब तक ये मेजरली माना जाता है। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए जब मुगल एम्पायर का आप ये देखोगे वार्निंग होता है, मतलब इनका पतन होता है, एलिमेंट जो था मुगल इस्लामिक सिस्टम का ये एंड्यूर्ड होता है जब ब्रिटिशर्स इनिशियली ट्रेड करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, वो मेंटेन करते हैं कल्चरल एफिनिटीज को विद इंडियन सोसाइटी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि यही चीजें होती है ना कि आप किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस भी करते हो, तो वो कल्चरल वाला जो पार्ट था वो यहाँ यूज किया गया। अगर हम ऑफिशियल मुगल्स के रिकॉर्ड को देखेंगे अगर हम बेटर तरीके से इसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें तो जो बहुत बारीकी है, बहुत जो नाउंस पुलिसिंग था, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन था, हम इनकी बात करें, वेरियस जो सोर्सेज थे जो प्रोवाइड कराए गए वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ दिस पीरियड में, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर बहुत वैल्यूएबल चीजें भी हुई हैं। मुगल्स के अगर आप रिकॉर्ड्स देखते हो, ठीक है, जो कि मेनली जो प्रिंटेड है वो पर्शियन में दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा उर्दू ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, फिर हिंदी वर्क भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये सारी की सारी वो चीजें हैं ताकि जो वेस्टर्न्स है, क्यों इनका मतलब ट्रांसलेशन वगैरह हुआ, ताकि जो वेस्टर्न्स हैं वो क्या करेंगे कि इसको कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि हमारी समझ में योगदान हो सके। क्योंकि जो लैंग्वेज अब मान लो पर्शियन है, अगर हमें नहीं आ रही तो हम उसको ट्रांसलेशन करके तब हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे ना कि क्या टेक्स्ट है, इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था, मतलब इस तरीके से ट्रांसलेशन करके चीजें आई सामने। नेक्स्ट है आप ये देखोगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर जो मतलब अकबर ने क्या किया था कि जितने भी आपके जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी एक स्थापना कर दी थी। और ये बहुत पिवाइटल मूवमेंट माना जाता है, सॉरी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर मुगल्स की जो फॉरवर्ड थिंकिंग है वो दिखाई पड़ी कि हाँ अब हमें इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसका हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए, बिकॉज वो रिकॉर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, चाहे वो राइटिंग में ही आप रिकॉर्ड कर रहे हो पर चीजें रख रहे हो, ठीक है, एक प्रॉपर ऑफिस क्रिएट हो गया। रिकॉर्डिंग कोड जो है प्रोसीडिंग सिस्टमेटिकली, इसके अलावा जो कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से होने लगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने लग गया, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता था उस टाइम पर। ओरिजिनल जो पर्शियन डॉक्यूमेंट्स है उसमें दिखाई पड़ता है, पर्टिकुलरली आप ये देखोगे जो मेजर है ना अखबारत में, आप ये देखोगे कि ये दिखाई पड़ता है किस तरीके से उन्होंने जो भी अकाउंट ऑफ क्रिमिनल लॉ है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्रिएट किए, जो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के तहत उनको दंड दिया जाएगा वो उस टाइम पर क्रिएट किया गया। किस टाइम की बात हो रही है, मुगल्स का टाइम की बात हो रही है। और ये बहुत इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के लिए इस एरा में, क्योंकि उस टाइम पर अगर काम धीरे धीरे आप देख रहे हो लेवल सुधर रहा है, धीरे धीरे चीजें थोड़ा सा स्टैब्लिश हो रही है तरीके से, तो ये वो टाइम पीरियड था। इसके अलावा मुहतासिब का अगर देखा जाए तो ये एक सेंट्रल पोजीशन होती थी, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इनका काम सिर्फ इंश्योर करना था कि लॉफुलनेस ही क्रिएट रहे। इसके अलावा वो ये देखते थे कि पब्लिक का जो मोरल्स है या फिर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं, तो वो सारा का सारा काम इनका होता था। इसके अलावा ये बात सही है कि जो कोतवाल हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत लोगों के साथ जो भी सबऑर्डिनेट्स थे उनके साथ मिलकर काफी काम किए, ठीक है, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इनहैबिटेंट्स के वो सब मेंटेन करके रखना, ठीक है, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एक अर्बन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज रूल नहीं होगा
तो आप चीजें कर नहीं पाओगे। एक चीज और है कि जब आपको रूल रेगुलेशन फॉलो अप करना है तो उसके लिए आपके पास ना रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, ताकि आपको जब भी लगे तो आप उनकी डिटेलिंग कर सको, आप उसको देखकर आप अपने यहाँ की व्यवस्था को क्रिएट कर सको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो जो फौजदार थे, एज्यूम किया जाता था उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एक तो वो चीफ पुलिस ऑफिसर होते थे, ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री हेड भी होते थे, बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, इसलिए एक ही पर्सन कई बार या फिर जो फौजदार होते थे वो दोनों दोनों व्यवस्थाओं को देख रहे होते थे समहाउ, ठीक है। इनको एम्पावर्ड किया गया एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के थ्रू, क्योंकि जो फौजदार था उनका जो फंक्शन था वो यही है कि वो एज अ पुलिस मजिस्ट्रेट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पर जहां जरूरत है वो एज अ मिलिट्री कमांडेंट भी क्या कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरा एरिया संभाल रहे हैं। नेक्स्ट आप ये देखोगे सूबेदार की बात होती है, तो ये एंटायर प्रोविजन जो भी आपको प्रोविंसेस होते थे, जो भी प्रांत होते थे, उनकी देखरेख करते थे, ठीक है। इनका भी बहुत मेंटेन मतलब बहुत रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, फैसिलिटेट करने में, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है, क्योंकि जितने भी जो कर हैं, टैक्स हैं, उनका कलेक्शन इनके थ्रू किया जाता था, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिंग रॉयल डिक्रीज एंड रेगुलेशन, तो वही वाली चीज है कि जो भी आप शाही फरमान होते थे, नियम होते थे, उनको पूरा एग्जीक्यूट कराना इन्हीं का कार्य होता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपको फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे जहां हेरारिकल सब डिवीजन दिखाई पड़ते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो ये हेरारिकल पदसोपान वाला जो आपका ये पदानुक्रम उपखंड है ना, ये हर जगह आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, हर जगह। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये देखोगे ये जो शिकादार हैं, ठीक है, इन्होंने जो किसकी अथॉरिटी में, अथॉरिटी ऑफ फौजदार, फौजदार की अथॉरिटी में कार्य किया, ठीक है। इसके अलावा मैनेज जो प्रगन है, ठीक है, इनको मैनेज किया गया, परगनास को बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो थानेदार हैं इनको भी असिस्ट किया जा रहा है, किसके थ्रू, बरकंडाज के थ्रू। इसके अलावा आप ये देखोगे कि ये सारी सारी चीजें आपस में रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल थाना है, थाने से ही मतलब आप ये समझ रहे हो ये एक मूल इकाई हो गई, मतलब बेसिक यूनिट हो गई, और इसके थ्रू फिर क्या हो रहा है, और चीजें हो पा रही हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर हम इन कंक्लूजन की तरफ चलें, सो ये जो एक्सप्लोरेशन है जिसमें हम पुलिसिंग का या मतलब ये जस्टिस वाला सिस्टम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में और मुगल एरा वाले टाइम पीरियड में, तो ऐसा नहीं है कि आपने इससे पूरा हिस्टोरिकल आपने अंडरस्टैंडिंग समझ ली। हाँ, ये बात सही है कि इसने कहीं ना कहीं अंडरस्कोर किया है, एंड्यूरिंग किया है इम्पैक्ट ऑफ ये जो सिस्टम है जो गवर्नमेंट के ऊपर था उस टाइम पर, या फिर इंडिया के जो गवर्नेंस लैंडस्केप थे, जिस तरीके से कार्य किए जाते थे उन पर्टिकुलर एरिया में, हमने उसका एक बेसिक जाना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सिंथेसिस है, बहुत सारे वेरियस सोर्सेज हमें दिखाई पड़ते हैं जहां हमें दिखाई पड़ता है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्रैवलर्स ने, जो लोग ट्रैवल करते थे वो लिखते थे, ठीक है, हमें उनके अकाउंट्स के थ्रू भी पता चलता है। इसके अलावा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि किस तरीके से जो पुलिसिंग सिस्टम है या फिर जस्टिस का सिस्टम है मिडेवल इंडिया में वो इवॉल्व हुआ, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो वो हमें यहाँ आइडिया लगता है। अब देखो ब्रिटिश पुलिसिंग इनिशिएटिव, अगर ब्रिटिशर्स का हम पुलिसिंग सिस्टम का इनिशिएटिव देखें ना, तो वो कब से माना जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो इनिशियल टाइम पीरियड था ना, उसको अगर हम छोड़ दें तो जिस टाइम पर उन्होंने दीवानी राइट को एक्वायर किया था बंगाल पर, बिहार पर और उड़ीसा पर 1765 में, उस टाइम से ये जो पुलिसिंग वाला सिस्टम था उनका वो बिगेन हुआ। ये बात सही है कि देखो स्टार्टिंग में जो कंट्रोल था फाइनेंशियल अफेयर्स पर उठाया, ठीक है, पर इसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ दिस उन्होंने जो नवाब है उनको उन्होंने रिटेन करके रखा फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से उन्होंने फाइनेंशियल अफेयर्स को कंट्रोल करने के साथ साथ जो भी पुलिसिंग और जो क्रिमिनल जस्टिस था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नवाब पर डाल दी थी। जो डुअल सिस्टम है, मतलब उस टाइम पर जो डुअल सिस्टम था उसने बहुत चैलेंज फेस किया इंग्लिश इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि इनका इंटरफेरेंस बढ़ गया था टाइम के हिसाब से। पर यह भी बात सही है कि जो डी फैक्टो इंग्लिश रूल का माना जाता है ना, मतलब जो असल में जब जो टाइम पीरियड में हम कहेंगे कि जिस टाइम पर ये चीज बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही थी, सो ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में दिखाई पड़ रही थी कि जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थी वहां पर इंग्लिश रूल प्रॉपर अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका था। रॉबर्ट क्लाइव का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे, उन्होंने डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जहां पर जो कंपनी है वो एक्वायर कर रही है पावर को, पर जो नवाब हैं उनको कहीं ना कहीं लीगली रिस्पॉन्सिबल माना गया कि वो क्रिमिनल जो जस्टिस होंगे उसके लिए जो जिसकी जो जिम्मेदारी होगी किसकी होगी, नवाब की होगी, वो जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर नहीं ली। पॉलिसी ऑफ डायरकी, जो भी द्वैत शासन की जो नीति थी, ठीक है, वो विफल हो गई बिकॉज जो नॉन इंटरवेंशन की नीति थी वो फेल हो गई, क्योंकि जमींदार जो थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अपनी ड्यूटीज को क्या परफॉर्म नहीं करेंगे। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, उनकी मिली भगत हो गई एक साथ। अब जो इंग्लिश गवर्नमेंट है 1770s में ऑर्डर आया कि वो अबॉलिश करेंगे फौजदार को और अमिल्स ऐड करेंगे टू द क्योस। कहने का मतलब ये कि अब फौजदार को और जो अमिल्स हैं उन वो सिस्टम को खत्म किया गया, और अराजकता बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा क्योस हो रहा था, तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये रूल रेगुलेशन बनाए गए।
इसी टाइम पीरियड में रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पुलिस फोर्स की जरूरत है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ क्या क्या काम हो रहा था कि यहाँ पर नवाब को बोल दिया, ठीक है, कि भाई नवाब को रिटेन कर दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, टाइम के हिसाब से फिर क्या हुआ, फौजदार को बोल दिया, जमींदार को बोल दिया, भाई ऐसे काम नहीं चल रहा था। इनको रियलाइज हुआ कि भाई अब हमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड पुलिस फोर्स की जरूरत है। सो वॉरेन जो हेस्टिंग्स थे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इंडिजीनियस जो पुलिसिंग है वो होनी चाहिए। सो 1772 में ये कॉन्सेप्ट वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिया, जिसमें उन्होंने जो फौजदारी थाना थे उनको स्टैब्लिश किया गया। अब ये देखना कि अब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑन पेपर भी। तो बट ये बात सही है कि जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा क्रम्बल्ड था, क्योंकि जो जमींदार थे वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस कर रहे थे, वो प्रतिरोध कर रहे थे इस चीज का। पर ये रिफॉर्म हुआ 1775 में, जिसका एम था कि ये कहीं ना कहीं सिविलाइज करेंगे फौजदारी सिस्टम को। और ये चैलेंज जो था परसिस्टेड रहा, चुनौतियों भरा रहा। पर ये बात सही है कि उस टाइम पर जो फौजदारी प्रणाली थी उसको प्रॉपर सिविलाइज करने के लिए कि हाँ एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो, तरीके से चीजें हो, ताकि काम तरीके से हो सके, ठीक है, तो उसके लिए ये क्रिएट किया गया। अगर हम हिस्टोरिकल रूट्स देखें, ठीक है, और एंड परसिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल पुलिसिंग इन इंडिया, सो यहाँ दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से भारत में औपनिवेशिक पुलिसिंग की ऐतिहासिक जड़ें और दृढ़ता से वर्क कर रही हैं। सो अगर कॉन्ट्रास्ट में देखोगे, सो जो डेमोक्रेटिक ब्रिटिश बॉबी सिस्टम माना जाता है, इसके अपोजिट अगर आप देखोगे, सो कॉलोनियल जो पुलिसिंग थी ना उस टाइम पर, ये बहुत डिफरेंट अप्रोच से वर्क कर रही थी। सर रॉबर्ट पील ने इसके बारे में मतलब कहा, और उन्होंने ये जो मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग भी कहा जाता है, बिकॉज ये स्टैब्लिश हुआ था द लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स इन 1829 विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये कि जो सर रॉबर्ट पील थे, इन्होंने ये पूरा सिस्टम स्टैब्लिश किया जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व थे। उन्होंने एडवोकेट किया कि भाई एक पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, अनआर्म्ड फोर्स होनी चाहिए जो अकाउंटेबल होगी सिटीजन्स के लिए। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये जुडिशियल कंट्रोल में रहेंगे, और इनका जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि जो भी क्राइम है, जो भी अपराध है, उससे क्या हो सके, प्रिवेंशन हो सके और लोगों का ट्रस्ट जीतना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उस टाइम पर इस तरीके की बातें हो रही थी कि नहीं, अब लोगों का ध्यान रखना है, लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है, और जनता के प्रति जो भी पुलिस होंगी या फिर अनआर्म्ड जो फोर्स होंगी वो कहीं ना कहीं जवाबदेही होंगी, ठीक है। सो उनकी जवाबदारी बन रही थी इसमें। सो पुलिस एक्ट बना जो रिवील करता है कंसर्निंग साइड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट को, क्योंकि लॉ तो बन चुके हैं, कानून तो बन चुके हैं, पर भैया उनका एनफोर्समेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इसका खुलासा होता है, आप ये देखोगे सेक्शन 15 अलाउ करता है जितनी भी जो अथॉरिटीज हैं वो डिप्लॉय करती हैं एडिशनल जो भी प्यूनिटिव पॉलिसीज हैं, ताकि जो भी ट्रबल्ड एरिया है वहां पर चीजों को मतलब हैवी हैंडेड अप्रोच के साथ यूज किया जाए। सेक्शन 17 में बताया गया किस तरीके से ये एम्पावर कर रहा है कि जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है रेसिडेंट्स की या फिर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की, वो बड़े ध्यान से की जाए, सो दैट कि वो उस पर्टिकुलर एरिया का, क्योंकि क्या होगा मतलब उस एरिया को संभालेगा वो पर्सन, ठीक है, वो ऑफिसर, तो बहुत तरीके से सोच समझकर इस तरीके के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना ताकि वो लोगों की सुरक्षा कर सके। इसके अलावा पोटेंशियल लीडिंग टू अनचेक्ड अथॉरिटी, ये बात भी सही थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब आप अनचेक्ड अथॉरिटी को इस चीज के लिए यूज करते हो तो बहुत ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाता है यहाँ पर। सेक्शन 19 की अगर हम बात करें तो ये ग्रांट करता है पावर को टू डील विद द दोज रिफ्यूजिंग सच रोल्स। और सेक्शन 19 में बात की गई उन पावर की, ये वो पावर दी गई थी ताकि जो लोग अपने रोल्स को फुलफिल करने से मना कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो उनसे कैसे निपटना है, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं है हर जगह अच्छा नहीं होता ना कि हाँ भाई रूल बन गया सब फॉलो अप हो रहा है सब बढ़िया चल रहा है, फिर तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है, कानून व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे असामाजिक तत्व कह लो, जो ऐसे लोग होते हैं जो फॉलो अप नहीं करते, तो उनका जो रिफ्यूजल है या फिर उनकी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए जरूरी थे कुछ एक्शंस लेना। कंटेम्प्रेरी अगर हम चैलेंजेस देखें एंड इम्पेरेटिव फॉर रिफॉर्म्स, तो ये बहुत जरूरी है कि सुधार के लिए जो समकालीन चुनौतियां और जो अनिवार्यता निकल के आई वो क्या क्या थी। जो इंडियन पीनल कोड 1860 में अगर देखा जाए, इन्होंने कवर किया पूरा ऑफेंस जो भी स्टेट के अगेंस्ट होता था, आर्मी के अगेंस्ट, नेवी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे पब्लिक सर्वेंट्स के, और ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पर ना 1860 में जो इंडियन पीनल कोड आया, इसने कोशिश यही की कि जितने भी ऑफेंस किए जाते हैं ना लॉफुल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में जाकर या इन सब के अगेंस्ट में जाकर, तो इस तरीके का रूल रेगुलेशन बनाया जाए ताकि फॉलो अप किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं है खाली बोल दिया, अगर आप पर्टिकुलर एक्ट बना देते हो, पर्टिकुलर कोड्स क्रिएट कर देते हो, तभी आपने सुना होगा ये आईपीसी की धारा करके हम बोलते हैं कि इस वाली धारा के तहत ऐसा, इस वाली धारा के तहत ऐसा, तो ये बनाए गए ताकि क्या किया जा सके, ये जो क्रिमिनल चीजें हो रही हैं, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है उनको रोका जा सके, ठीक है। ऐसे ही जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसको एम्पावर्ड किया गया ताकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं
वो ज़रूरत के हिसाब से अरेस्ट कर सकें, डिटेन कर सकें इंडिविजुअल को एटलीस्ट 24 आवर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब दंड की प्रक्रिया बन गई, ठीक है, पूरा क्रिमिनल प्रोसेस बन गया, तो कम से कम 24 मतलब कहते हैं ना कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना है, जो भी ऐसा पर्सन है जिसको जरूरत है कि हाँ भाई इसने क्रिमिनल किया है या फिर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, ठीक है। इसके अलावा इन एफर्ट्स के अलावा भी जो ब्रिटिश कमीशन है 1902 में उन्होंने फाउंड किया था पुलिस सिस्टम जो इनएफिशिएंट था, दिखाई पड़ा कि ये बहुत पुअरली ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे या फिर जो पुलिस वाले थे बहुत पुअरली ट्रेन्ड थे। सो ये बहुत इनएडिकेट था इनको सुपरवाइज करना। सो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और एक और चीज है, इस टाइम पे करप्शन भी बहुत होने लग गया था, ठीक है। तो ये माना जाता है कि भाई आप एक तरीके से वैसे तो आप लोगों की सेवा के लिए हो, पर आपको ही मतलब एक होता है ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली है या फिर इनएफिशिएंट हो, आपको खुद नहीं पता किस तरीके से कैसे हैंडल करनी है चीजें, तो ये भी एक ड्रॉबैक दिखाई पड़ा था उस टाइम पे। जो स्ट्रक्चर है इंडियन पुलिस का, ठीक है, ये प्रिटी मच स्टेड द सेम सिंस मतलब 1861 तक काफी दिखाई पड़ा, ठीक है, साल भर तक। ये बात सही है कि कुछ नए नए टाइटल्स जुड़ते हैं इसमें, जैसे डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट 1905 में, डायरेक्टर जनरल डीजीपी की पोस्ट क्रिएट होती है 1980 में, ठीक है। टाइम पीरियड का डिफरेंस देख रहे हो कि कितने टाइम बाद, कितने सालों बाद, ठीक है। वो एक स्टेट लेवल पर वर्क करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं होम मिनिस्ट्री को, और वो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से पोटेंशियली ओवर पावरिंग होती है स्टेट अथॉरिटी की, क्योंकि एक अथॉरिटी को आप डायरेक्ट रीच नहीं कर सकते, तो एक प्रॉपर चेन होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक बंदा इसको रिपोर्टिंग देगा, दूसरा फिर अपने से ऊपर वाले को देगा, फिर वो होम मिनिस्ट्री तक जाएगा। तो इस तरीके से जो यूज है सेंट्रली कंट्रोल्ड आर्म्ड पुलिस का, ये बहुत जरूरी है। जो इंटेलिजेंस है, ये जो एजेंसी है, ये सजेस्ट करती है इंडिया को, बिकॉज जब हम स्ट्रक हो जाते हैं कॉलोनियल रूट्स में तो हमें दिखाई पड़ता है कि भाई आपको क्या है, इनसे भी निकलना है आगे, ठीक है। सो सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस, जिस टाइम से हमने इंडिपेंडेंस गेन की, ठीक है, उससे पहले तक ये सारा का सारा इसी तरीके से जो पुलिस का वर्क सिस्टम है वो वही वाला टाइम पीरियड के हिसाब से, वही वाली चीजों के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। तो 3 चीजें हैं जो मतलब इफेक्ट करती हैं जो पुलिस के वर्क को, ठीक है। सो किस तरीके से प्रभावित करती हैं वो एक बार देख लो। लॉन्ग स्टैंडिंग फोकस ऑन यूजिंग फोर्स, कहने का मतलब ये कि लंबे टाइम तक, ठीक है, मतलब किसका, फोर्स का यूज करना, इस चीज पर ध्यान दिया गया, ठीक है। सेकंड है अ सिस्टम वेयर बोथ द पुलिस सर्विस, ठीक है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैव कंट्रोल। एक ऐसा सिस्टम जहां पर पुलिस का भी कंट्रोल हो और साथ साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी, क्योंकि देखो प्रशासन अपना कार्य करेगा और पुलिस अपना कार्य करेगी, दोनों के कार्य सेपरेट है, अलग अलग है, तभी तो ये पोस्ट ही अलग है, इनके कार्य बिल्कुल अलग है, क्योंकि सो एक प्रशासन को पूरा मेंटेन करेगा और एक क्या करेगा कि पूरी की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका ध्यान रखेगा, ठीक है। थर्ड है आपका कीपिंग आर्म रिजर्व्स इवन व्हेन इट वाज सजेस्टेड टू सेपरेट मिलिट्री एंड सिविलियन पुलिस। कहने का मतलब ये कि जितने भी जो आपके आर्म रिजर्व्स हैं उनको पूरा प्रॉपर रखना। ये बात सही है कि जो मिलिट्री और सिविलियन पुलिस है इनको बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, मतलब बिल्कुल अलग अलग ड्यूटीज हैं इनको परफॉर्म करने के लिए। बाकायदा दोनों का काम सिक्योरिटी का ही है, बट स्टिल दे हैव डिफरेंट ड्यूटीज, क्योंकि अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी इनको मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स रीशेपिंग पुलिसिंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब ये देखो सामाजिक और जो राजनीतिक गतिशीलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो वो किस तरीके से फिर एक प्रॉपर एक वापस रीशेप होता है, तो उसको देखते हैं। जब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं सो गवर्नमेंट एज्यूम करती है कि बहुत सारे ना मल्टीफेसिटेड रोल्स हैं जो क्या किए जाते हैं, मतलब जिस पे कार्य किया जाता है, तो एक्सपेंड करना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि फूड प्रोविजन भी है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट है, मतलब भाई बहुत सारे मल्टीफेसिटेड इसीलिए बोला गया बिकॉज बहुत सारे एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जिसमें वर्क करना होता है, ठीक है। सो ये एक ब्रॉड एंड स्कोप है गवर्नमेंट का, बिकॉज ये जो फंक्शन किया जा रहा है इसके चैलेंजेस भी बहुत सामने आते हैं। तो जब आप सिटीजन को देखोगे तो सिटीजन कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है डिससेटिस्फेक्शन ओवर दीज टाइप ऑफ इशूज सच एज हाई फूड प्राइसेस, ठीक है, इनएडिकेट एजुकेशन, हेल्थ केयर, परसीव लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ऐसे में क्या है कि इस सिस्टम को ठीक करना, बिकॉज ये आपको हेल्प करते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टैब्लिश करने में, क्योंकि जब एक हम स्टेट की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं, तो वहां सिर्फ ना मतलब खाली 2-4 चीजें ही नहीं होती भाई, जो ये जो बेसिक नीड्स है जो भी मैंने पढ़ी ये सारी भी इसी सोसाइटी का ही पार्ट है। सो इन सब पे भी वर्क करना। इंडिया सोशल फैब्रिक प्रेजेंट्स अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंज। अब ये देखो कि जो पूरा इंडिया का जो हमारा ये देखोगे ना कि जो ताना बाना बना हुआ है, ठीक है, वो एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंज प्रोवाइड कराता है, बिकॉज ये बात सही है कि यहाँ पर परसिस्टेंट किया जाता है, बहुत सारी टेंशन दिखाई पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में। आप ये देखोगे ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम के बहुत रायट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा कास्ट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप बिहार में देख लो, बहुत मतलब बिहार में सबसे ज्यादा इसका दिखाई पड़ता है, इवन यूपी में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, साउथ में भी बहुत दिखाई पड़ता है कास्ट बेस्ड। तो ये वो वायलेंस है जो 1960s से बहुत ज्यादा सीरियस
वायलेंस के रूप में निकल के आ रहे हैं, ठीक है, एथनिक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ते हैं। सो यहाँ पर भी तो कंट्रीब्यूट करना है ना, सो दैट कि इसको ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं समाज के या सोशल एस्पेक्ट्स में, इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। तो पुलिस की यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेटिक। अच्छा ये बात सही है कि आप कितने ही डेमोक्रेटिक कंट्री वाले पर्सन हो, कितनी ही कह लो कि भैया यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है इंडिया में वो बहुत डिफरेंट है, पर ये बात सही है कि वायलेंस तो आज भी होता है ना कहीं ये वही चीज़ है कि यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटेस्टर्स होते हैं और जो पुलिस हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि मेंटेन करें कंट्रोल को, क्योंकि प्रोटेस्टर्स अपने तरीके से मतलब सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, और पुलिस फिर वही करती है कि इन प्रोटेस्टर्स को रोकती है, या फिर वो कुछ भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसको रोकने का काम किसका होता है, पुलिस का होता है। तो पुलिस का बहुत मेजर रोल हो जाता है यहाँ पर। इलेक्शंस को आप देख लो, ये कॉर्नर स्टोन माना जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक होगी भैया वहाँ इलेक्शन होना तय है, सिंपल, ठीक है। पर ये भी बात सही है कि इलेक्शंस के टाइम पर भी बहुत भयंकर लेवल पर वायलेंस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हिंडरिंग होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के सारे क्या हैं, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि डेमोक्रेटिक होते हुए भी ये सारी चीजें हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पर पुलिस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जब हम लोगों की बात करते हैं, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ पीपल बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग, देखो लोगों को वोट देना है, पर ये बात सही है कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को रोक दिया जाता है वोट देने से, कहने को ये आपका राइट है कि जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, कोई प्रेशराइज नहीं है, सब कुछ आराम से होगा, बट रियलिटी कुछ और होती है। समटाइम क्या होता है कि वोट देने से ही रोक दिया जाता है। सो इलेक्शन रिलेटेड जो वायलेंस होती है, ये चैलेंजेस जो होते हैं, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड में दिखाई पड़ते हैं। सो पुलिस का जो टास्क है वो यही है कि वो ऑर्डर को मेंटेन करेगा। समटाइम ये प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी अपनी चीज़ों को, क्योंकि जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो फॉलो अप करना होता है। पर कभी कभी ये भी क्वेश्चन उठा देता है कि किस तरीके से आप बैलेंस करोगे लॉ के इन्फोर्समेंट को और सिटीजन के राइट को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के चक्कर में सिटीजन के राइट्स वायलेट होने का बहुत डर रहता है। सो बहुत जरूरी है कि उस बैलेंस को मेंटेन करना। नेक्स्ट है द नेक्सस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन चैलेंजेस प्लेगिंग इंडियाज पॉलिसी इंस्टीट्यूशन। तो कहने का मतलब ये कि किस तरीके से क्या क्या राजनीतिकरण और केंद्रीकरण का गठजोड़ है, भारत के जो पुलिस संस्थानों को परेशान करने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको जरा देख लेते हैं। अगर हम इवॉल्विंग लैंडस्केप देखेंगे इंडिया के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का है, बहुत ज़्यादा ट्रबल दिखाई पड़ता है, पॉलिटिसाइजेशन होता है, क्योंकि जो रूट्स हैं वही इस तरीके की हैं कि मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको जड़ों में ही दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। और मेजर क्या है, वही कि लॉ जो इन्फोर्समेंट है उस पर ध्यान देना कि भाई किसी भी तरीके से मतलब जो कानून के तहत रहकर कार्य किए जाएं। सो ये जो इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है पॉलिटिकल प्रेशर का, या फिर इंटरफेरेंस हो जाता है समटाइम, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल प्री ऑक्यूपेशन ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं पर ये इतनी गहरी है ना कि जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। जितनी भी ऑपरेशनल फ्रीडम है जो मतलब पुलिस लीडर्स एक बार एंजॉय करते हैं ये सोचकर कि हाँ भाई ठीक है कि जो पुलिस नेता है उनको चीज़ मिलेगी, सारी फैसिलिटी मिलेगी, सबका सब कुछ रखा का रखा रह जाता है, क्योंकि व्यस्तता इतनी हो जाती है। और जितनी भी मतलब आप ये देखोगे ना कि जो भी आप ये देखो जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, इंटरफेरेंस होती है, वो बहुत भयंकर लेवल पर होती है इसमें। इसके अलावा आप 1967 के इलेक्शन के बाद देखोगे जहां पर कांग्रेस पार्टी जब पावर से चली जाती है, बहुत सारे स्टेट में हार जाती है, तो एक नया एरा शुरू होता है, कोalition गवर्नमेंट का गठजोड़ की राजनीति शुरू होती है, जब ये मेजर शिफ्ट दिखाई पड़ता है पॉलिटिकल डायनेमिक्स का। सो ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, जहां पर पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाईली होते हैं। यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है पुलिस लीडरशिप की वो दिखाई पड़ती है, क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट का वो कहते हैं ना हर कोई अपने एरिया में शेयर होता है। तो ये बिल्कुल वो वाली बात है कि बहुत ढंग से नजर आता है कि मतलब किस तरीके से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिंग है ये वर्क करती है। पर ये बात सही है कि ये सारी की सारी चीजें ना कहीं इरोड कर देती हैं सारी अथॉरिटी को, मतलब पूरा का पूरा एक होता है ना नष्ट हो जाता है जो आपका स्ट्रक्चर है, जो काम करने का तरीका है, या फिर एक जो कानून व्यवस्था बनी होनी चाहिए, या फिर जो शांति से चीजें होनी चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाती है। इसके अलावा आप ये देखोगे द नेशनल पुलिस कमीशन एनपीसी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं इस टाइप की जो इंटरफेरेंस होती है पॉलिटिकल वाली, सबसे वाइब्रेंट होती है ये, समझ रहे हो, क्योंकि इतना वायलेंट होता है ना इसमें, मतलब इतनी वायलेंटफुल एक्टिविटीज होती हैं कि जो फिर कहीं ना कहीं ऐसा मतलब दिखाई पड़ता है कि पॉलिटिकल मिसयूज हो जाता है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज बनाया किसी और काम के लिए होता है और अल्टीमेटली कर कुछ और काम रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की बात करें तो ये कंसंट्रेटेड होती है एट द टॉप लेवल। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो जो टॉप लेवल पर बैठी है इसके पास ही क्या होगा, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होगी, ठीक है। और इसका इंपैक्ट होता है इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि डिसीजन इस लेवल पर लेना है जाकर, ठीक है। मतलब
ये बताएंगे कि हाँ भाई ग्राउंड लेवल पर ऐसा ऐसा चल रहा है, फिर ये यहाँ जाएगी बात, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाता है सम टाइम, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन के आता है। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर है उनके पास भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, उनके पास भी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो मिलकर काम करते हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में कुछ कुछ एरिया आते हैं, क्रूशियल डिसीजन लेने का कुछ कुछ राइट होता है। ठीक है, पर अल्टीमेटली वही की जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है मतलब उसके भरोसे बैठना पड़ता है कभी कभी मेजर डिसीजंस के लिए, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसके अलावा जब पोस्टिंग होती है फ्रॉम पुलिस के हेडक्वार्टर्स से, या फिर फंड का एलोकेशन हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज का हो गया, तो ये सबके सब क्या है, सेंट्रली कंट्रोल्ड है। मतलब किसी की पोस्टिंग हो गया या फिर कोई फंड का एलोकेशन हो गया, ये सब कोई आपसे जो जस्ट ऊपर वाली अथॉरिटी होगी वो कभी नहीं करेगी। इसके लिए हमेशा आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है ना वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ उनकी बात हो रही है। इसके अलावा ऐसे आपको बहुत सारे एस्पेक्ट दिखाई पड़ेंगे जहां हम देखते हैं कि क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, विजिलेंस होता है, इंटेलिजेंस कलेक्शन होते हैं, ठीक है, आर्म्ड बटालियंस होती हैं, ये सब सप्लाई करती हैं स्टेशनरी को, क्लोथिंग फॉल्स अंडर आर्म सेंट्रलाइज्ड कमांड, मतलब सेंट्रलाइज कमांड के थ्रू ही ये सारी की सारी चीजें वर्क करती हैं। इसके अलावा आप ये देखोगे क्लास डिस्टिंक्शंस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैलेंजेस एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंडियाज पुलिसिंग स्ट्रक्चर। सो यहाँ ये दिखाई पड़ेगा किस तरीके से कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, सो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको इसका डायनामिक्स दिखते हैं इंडिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, जहां आपको राइज दिखाई पड़ता है। मतलब आप ये देखोगे कि क्लास का डिस्टिंक्शन दिखाई पड़ेगा, मतलब अलग अलग जो आपकी क्लासेस हैं वो दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर एक आप ये देखोगे क्रिएटिंग अ 3 tiered स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द इंडियन पुलिस सर्विस, मतलब यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, एक आईपीएस वाला इंडियन पुलिस सर्विस का, सब इंस्पेक्टर वाला, ठीक है, इंस्पेक्टर एंड द लोएस्ट रैंकिंग कॉन्स्टेबल्स। ठीक है, सो यहाँ उनकी बात हो रही है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल इवोल्यूशन होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिसर्च स्टडी के थ्रू, प्रॉपर एक रिसर्च हुई, अध्ययन हुआ, उसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च है या फिर डेवलपमेंट है, डीपीआरडी कह देते हैं, ठीक है, ये कंडक्ट करते हैं कुछ मेन जो प्रिंसिपल्स हैं उनका इवोल्यूशन कर कर, क्योंकि जो भी ओवर पास्ट 50 ईयर्स में हुआ था उसका पूरा रिसर्च कर कर देन उसके हिसाब से जो भी जरूरत वाले रिकमेंडेशन होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, वो सजेस्ट किए जाते हैं। इन एडिकेसी मानी जाती है इन स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो जरूरी है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से भी है, क्योंकि मेजर बात वही है ना कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है गुड पुलिस वर्क होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये सारी की सारी चीजें रिसर्च में देखी जाती है, क्योंकि यार आप 50 साल का अगर पूरा अध्ययन कर रहे हो, पूरा रिसर्च कर रहे हो, सो यू विल मतलब कम टू दी कंक्लूजन ना कि मतलब कैसे इसको रिकॉग्नाइज करना है, क्या गुड पुलिस वर्क मतलब आ रहा है, क्या लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से एथनोग्राफी की ऑब्जर्वेशनल जो स्टडी है पुलिस की, ठीक है, तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो उनकी कैसे एब्सेंस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब एरिया में भी रिसर्च करो, सो दैट पता चल पाए कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके के असेसमेंट क्रिएट करना ताकि जो पुलिसिंग प्रोसेस है उसको मतलब जो भी उसके चैलेंजेस हैं, उसकी जो चैलेंजिंग सामने आ रही है उस पर वर्क किया जा सके। इसके अलावा इंटरट्विन्ड इशूज दिखाई पड़ते हैं क्लास डिस्टिंक्शंस के पुलिस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर। ठीक है, चैलेंजेस दिखाई पड़ते हैं परफॉर्मेंस के, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कॉल है इनके जो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि टाइम टाइम पे जैसे टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है। ये एड्रेस करते हैं इन कंसर्न को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप फॉस्टर करते हो, इक्विटेबल की बात करते हो, एफिशिएंट की बात करते हो, ट्रांसपेरेंट की बात करते हो पुलिस सिस्टम की, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिफॉर्म करो। मतलब ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपने रिफॉर्म किया और काम खत्म ना, आप पूरे के पूरे एरिया में आपको रिफॉर्म करने की आवश्यकता होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, एफिशिएंसी मेंटेन रहे और इक्विटेबल सिस्टम फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट है द क्राइम रेट इन इंडिया। अगर इंडिया में क्राइम रेट की बात करें तो ये टेक्स्ट है जो हाईलाइट करता है कि जब आप डिक्लाइन की बात करते हो कि जैसे देखो टाइम के हिसाब से क्या हुआ कि क्राइम रेट में अगर आप डिक्लाइन मानोगे तो वो इस तरीके से ड्यूरिंग 51, 61, 71, 81 मतलब और 91, ठीक है, हर डेकेड्स का अगर आप देखोगे सो बहुत अलग टाइम पीरियड दिखाई रहा है। ठीक है, ट्रेंड टू एक्चुअल एंड ग्रेटर पॉपुलेशन काउंट एट द एंड ऑफ ईच डेकेड्स। देखो ये बात सही है कि हर दशक के एंड में देखोगे ना तो पॉपुलेशन मतलब बढ़ी है, खूब दबा के बढ़ी है। ठीक है, सो ऐसा नोट किया जाता है कि जो क्राइम रेट है वो कहीं ना कहीं एक रिस्क रेशो की तरह एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इस पॉपुलेशन में सर्टेन ग्रुप्स हैं जो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ओल्ड पीपल्स भी हैं, मतलब जो बुजुर्ग हैं हमारे, फीमेल्स भी हैं, जिनका बहुत मतलब लेस लाइकली कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज में। पर इसके अलावा भी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी बोलते हैं, इन्होंने क्लासीफाई किया ऑफेंस को इंडियन पीनल कोड में एंड लोकल लॉज विद अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज कैटेगराइज्ड एज अदर। कहने का मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, सो
इंडियन पीनल कोड में और लोकल लॉ जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं सो दैट कि इनको कैटेगराइज किया जा सके, इनका वर्गीकरण किया जा सके। अब पुलिस की परफॉर्मेंस का अगर हम देखें तो ये जो टेक्स्ट है एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से अबाउट पुअर और अलार्मिंग जो मेजर्स होते हैं इंडियन पुलिस आउटपुट के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिलाई करते हैं डेटा जो भी प्रिपेयर किया जाता है एनसीआरबी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये कंपाइल करता है एनुअल रिपोर्ट को, ठीक है, जिसका नाम होता है, वो जो एनुअल रिपोर्ट है उसका नाम होता है क्राइम इन इंडिया। तो उसके थ्रू पता चलता है कि क्या इंडिया में क्रिमिनल रेट बढ़ रहा है, घट रहा है। ये देखा जाता है कि किस एरिया के लोग ज़्यादा कर रहे हैं या फिर किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कि बच्चे बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर मेल्स का क्या वो है, फीमेल्स का क्या है। तो वो पूरा का पूरा आपको ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो वायलेंट क्राइम्स हैं स्पेशली जो विमेंस के अगेंस्ट होते हैं जैसे, और इसके अलावा मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, इंजरीज हो गई, ठीक है, ये दिखाई पड़ता है कि ये जो ट्रेंड है ना ये बहुत ज़्यादा अपवर्ड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये टेक्स्ट ये भी हाईलाइट करता है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ठीक है, वो अंडर रिपोर्टेड है ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, क्योंकि जो औरतों के खिलाफ जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, या फिर मतलब जहां विमेन सफर कर रही है, ठीक है, ये बात सही है कि वो अंडर रिपोर्टेड है, मतलब उनकी रिपोर्टिंग तक नहीं कराई जाती। जस्ट क्यों? क्योंकि समाज का जो स्टिग्मा है, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि भाई ये कह देंगे कि भाई मतलब एक इमेज क्रिएट हो जाएगी उस वुमेन की, उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सोशल स्टिग्मा की वजह से क्या होता है कि रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती, ठीक है, या फिर लोग जाते ही नहीं है रिपोर्टिंग कराने, इसी डर से कि कोई कहेगा मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, तो फिर उस लड़की का रहना बहुत मुश्किल है समाज में। मतलब इस तरीके के थॉट की वजह से क्या होता है कि अंडर रिपोर्टिंग हो जाती है बहुत सारी चीजें, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गया, पर्टिकुलरली अंडर स्पेशल एक्ट्स लाइक डाउरी प्रोविजन एक्ट आर ऑफन इनकम्प्लीट। देखो कहने को वही प्रॉपर हमने डाउरी के एक्ट्स बना रखे हैं, रेप के और बहुत सारी चीज़ों के एक्ट्स बना रखे हैं, पर दैट इज ट्रू कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है जो स्पेशल एक्ट्स के तहत होनी चाहिए वो एग्जैक्टली होती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। इशू अगर देखा जाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के उसमें तो क्या देखा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमेशा ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस में अधूरी ही रह जाती है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आप पुअर रिकॉर्ड देखोगे, ठीक है, कि कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन के, तो बहुत कम दिखाई पड़ेंगे जो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के हैं। यहाँ पर जो कंसिडरेबल नंबर है जो केस पेंडिंग है ना पुलिस सेक्शन में, वो यही है जो विमेन से रिलेटेड है या विमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम हुए हैं उनके साथ वहाँ इन्वेस्टिगेशन मतलब ऑलमोस्ट ऐसा रहा है कि इनकम्प्लीट ही रही है, बहुत रेयर रहा है कि वो फुलफिल रही हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप डेटा देखोगे तो हाई नंबर ऑफ रेप विक्टिम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, बीइंग चिल्ड्रन भी, क्योंकि बीइंग चिल्ड्रन बच्चों के साथ और ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शन फॉर देमसेल्फ। तो ये वाली चीज हो जाती है। इसके अलावा फर्दर अंडर स्कोरिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है लॉ को इम्प्रूव करने की, इन्फोर्स करने की। इसके अलावा प्रोटेक्शन की, कि किस तरीके से जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें भी हम किस तरीके से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका पुलिस मिसबिहेवियर एंड यूज ऑफ फोर्स। देखो ये बात सही है कि पुलिस को बनाया किस लिए गया है, आपकी सुरक्षा के लिए, बट समटाइम ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि जब पुलिस ही मिसबिहेव कर देती है, ठीक है, या फिर वो फोर्स का यूज कर लेते हैं, तो ऐसे में जो आम आदमी है, ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, ठीक है, या फिर जो गरीब आदमी है वो डर जाता है, ठीक है, वो एक्शन नहीं ले पाता। तो बहुत सारी चीजें इसकी वजह से भी सफर होती हैं। सो ये बात सही है कि यहाँ पर जब पुलिस मिसबिहेवियर करती है, जैसे कस्टोडियल रेप्स भी होते हैं, जब कस्टडी में है तो भी रेप हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, या फिर पुलिस कस्टडी के अंदर ही डेथ हो गई, मतलब बंदा जिंदा पकड़ा था पर पुलिस कस्टडी में ही मर गया, तो ये सारे मिसबिहेवियर ही तो है, यूज ऑफ फोर्स ही तो है समहाउ, ठीक है, तो ये मेंशन किए जाते हैं। और ये मतलब ये जो टेक्स्ट है वो यही बताता है कि किस तरीके से जो पुलिस रिसोर्ट है, कि आप फायरिंग की बात करते हो, तो ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जहां पर सिविलियन मतलब एक होता है ना कॉजुअलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि ये देख लो कि जितनी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आएंगी उतना ही ज्यादा क्या होता है कि इनका मिसबिहेवियर बढ़ जाता है, ठीक है, यूज ऑफ फोर्स आ जाता है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो वाली चीज है कि देखो सिस्टम बनाया गया अच्छे के लिए, पर कुछ कुछ लोगों की वजह से क्या होता है कि चीजें खराब भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बायस वाली बात नहीं है, हम एज अ टैक्स इसको पढ़ रहे हैं तो एज अ टैक्स तक ही सीमित रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर पुलिस फायरिंग कर देती है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न की बात है, चिंता की बात है, ठीक है। सिटीजन कंप्लेन करते हैं पुलिस के अगेंस्ट की पुलिस ऑफिसर ने मतलब इस तरीके से ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्योंकि देखो उनके अगेंस्ट भी शिकायतें आती हैं, तो ये रेगुलरली दिखाई पड़ रही है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मिसबिहेवियर, या फिर अपनी ड्यूटी के लिए ईमानदार ना होकर, या फिर एक होता है ना कि आपको पता है कि चीजें करनी है, आप भी कार्य क्षेत्र में आ रही है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग कि यार एक बार केस फाइल हो जाएगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन करो, ये वो काम बढ़ेगा, छोड़ो, मतलब ऐसे डांट के भगा दो, या फिर अरे हाँ ठीक है देख लेंगे जाओ, मतलब इस तरीके से, ठीक है। सो ये वाली बात हो गई। तो ऐसी कंप्लेंट्स हैं, मतलब आप ये देखोगे बिकॉज ऑफ लैकिंग, ये सिग्निफिकेंट नंबर दिखाई पड़ता है और ये डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है। किस तरीके से आप ये देखोगे कि बहुत छोटे परसेंटेज में ये ट्रायल प्रोसीड कर रहा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें रिफॉर्म्स की वाकई में आवश्यकता है।
अब बात करते हैं पुलिस वर्कलोड एंड पे की। अब देखो ये भी बात सही है कि जो आप ये देखोगे ना 1987 से आज तक ये जो स्टैटिक है ये रिमेन है। कैसा स्टैटिक, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर एक नंबर फिक्स होता है कि हाँ भाई इतने पुलिस पर्सनल होने चाहिए, ठीक है। अब पॉपुलेशन तो बढ़ चुकी है टाइम के हिसाब से, पर जो पुलिस है, पुलिस की जो संख्या है वो लिमिटेड है। तो ऐसे में फिर वही है कि इनके ऊपर जो हैवी इन्वेस्टिगेटर का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वही चीज है कि जब काम वर्कड है, काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जिसके लिए लोली पेड कर रहे हैं उनको, तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस किया जा सके। इसके अलावा रूल वर्सेस डिस्क्रिशन, कहने का मतलब ये कि नियम बनाम विवेक। जब कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन की बात आती है पुलिस वर्क में, तो यह एम्फेसाइज किया जाता है कि आप ये देखोगे कि जो मेजर है लॉ इन्फोर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है, बात तो यही हो रही है कि भाई लॉ को हमें इन्फोर्समेंट करना है। बट कभी कभी क्या होता है जो आपका डिस्कशन है वो वर्क कर रहा होता है, आपको लगता है कि नहीं यार रूल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, पर अभी की जो सिचुएशन है वो कुछ और है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको टिल्ट या मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ा मतलब बहुत ना लिमिटेड स्टडी हुई है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और पुलिस के हाथ फिर बंद जाते हैं ऐसे में। सो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है बिकॉज ऑफ नेचर या एक्सरसाइज ऑफ डिसर्शन बाय द इंडियन पुलिस। और ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि उस पर वर्क किया जा सके। नेक्स्ट है डिस्कशन इन लॉ। जब हम बात करते हैं तो ये इस तरीके का डिस्कशन डेवलप करता है ताकि जो इंडियन लॉ है या फिर पुलिस ऑफिसर्स की बात हो रही है तो इनको पर्टिकुलरली साइटिंग किया जा सके उन सेक्शंस को जहां पर भी जरूरत हो रही है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। मतलब जो भी आपके ये सीआरपीसी कोड हैं इनके अंदर अगर जरूरत है तो साइट कर दिए जाए, कुछ कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए जाए जरूरत के हिसाब से। बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम के हिसाब से लॉ में चेंजेस की जरूरत है, लॉ चेंज हो रहे हैं बट नॉट एट दैट लेवल जिसकी हमें वाकई में जरूरत है, राइट। तो ये जो सेक्शंस हैं ये पावर ग्रांट करेंगे अरेस्ट करने के लिए। बिकॉज देखो वही है कि विदाउट अ वारंट आप अरेस्ट कर नहीं सकते। अगर आपने विदाउट अ वारंट कुछ मतलब कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में अगर आप अथॉरिटी दे देते हो तो समहाउ थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है वारंटी नहीं हो पाया, वो बंदा छूट गया हाथ से, ठीक है, तो ऐसे में फिर बड़ी दिक्कत लगती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अथॉरिटी प्रोवाइड कराए, इस तरीके की रिसर्चेस वगैरह करे कि विदाउट वारंट भी अगर जरूरत के हिसाब से कुछ सर्कमस्टांसेस बना दिए जाएं जिसके हिसाब से फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपना वर्क कर सके। इसके अलावा डिसीजन बाय रैंक की अगर हम बात करें, सो जो लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स हैं लाइक कांस्टेबल वगैरह हो गए, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है। मतलब एक कहते हैं ना कि वो सबसे ज्यादा अपने डिसीजन का यूज करते हैं, अधिक विवेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कांस्टेबल्स को कहीं ना कहीं ये देख लो कि जो नंबर सबसे ज्यादा आप पुलिस वाले सिस्टम में देखोगे सबसे ज्यादा नंबर पे, क्योंकि ये 4th नंबर की रैंक है आपकी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है मेजोरिटी पुलिस फोर्स में कांस्टेबल्स ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इनका मेजर काम क्या होता है, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इनको हैंडल करना, लॉ की जो इंक्वायरीज हैं उनको कंडक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा एड्रेस करना जो भी डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं इनिशियल स्टेजेस पे, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो भी चीजें होती है सबसे पहले ये टैकल करते हैं। तो सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं ना विवेक की जरूरत, डिस्कशन की जरूरत, संयम की जरूरत इनको पड़ती है, तो ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं पुलिसिंग में, लीगल, ब्यूरोक्रेटिक एंड करप्शन डायनामिक्स इन इंडिया। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का क्रिमिनल इंसिडेंट्स का, इसको आउटलाइन किया गया सेक्शन 154 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी। ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी देता है लॉ एनफोर्समेंट का। बिकॉज जब हम डिसर्शन की बात करते हैं, जब इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर अपना डिसर्शन यूज करता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये मिनिमाइजेशन ऑफ चार्जेस की तरफ लीड कर जाती हैं ऐसी चीजें, जो कि मतलब एक कहते हैं ना कि अगर आपने अपने विवेक से कार्य किया है, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जितने भी जो आरोप हैं वो बहुत कम किए जा सकते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो दिखाई पड़ता है सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंसेस रिपोर्ट्स। जितनी भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं, ठीक है, जो भी क्रिमिनल्स हैं उसके हिसाब से दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से ये चीज थोड़ी सी लिमिटाइज हुई है। अगर हम क्रिमिनलाइजेशन की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है, सो ये फर्दर कॉम्प्लिकेटेड जो मैटर्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि वो किस तरीके से मतलब जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर होते हैं उनको देखो सॉल्व तो करना ही है इन्होंने, ठीक है। सो जो पॉलिटिशियंस है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली, ठीक है, डिप्लॉय करते हैं पुलिस को ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें अपने इलेक्टोरल आउटकम्स को। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एम्फेसाइज किया जाए कि जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं पुलिस एक्शन के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा राइवलरीज दिखाई पड़ती है किसके बीच में, जो इंडियन की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और पुलिस सर्विस है। क्योंकि पुलिस सर्विस अगर अपने हिसाब से किसी भी एरिया की सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना चाह रही है, ठीक है, पर एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से करना चाह रहा है, सो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उनकी और जो पुलिस वाली जो सर्विसेज हैं इनकी आपस में कई बार क्या होता है प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है। और यहाँ पर फिर वही की लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई पड़ती है क्योंकि जो आईएएस है वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर ओवरऑल वैसे देखा जाए तो ओवर द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये वो वाली चीज है कि नियंत्रण जो है पुलिस विभाग पर उसका भी
उसका भी मेन रोल है। पर ये बात सही है कि ना उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अब ऐसे में गड़बड़ होती है कि जब एक आईएएस अगर पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं अपने मतलब कंट्रोल ओवर कर रहा है तो भाई उसकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि कोई फैसला लिया जा रहा है, कोई भी नियम कानून बनाया जा रहा है तो आप थोड़े से तो कम से कम उस डिसीजन के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ती तो जिसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। कमिश्नर सिस्टम आप देख लो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, यहाँ बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई दिखाई पड़ता है, यहाँ के डायनामिक्स दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो साइडलाइन हो जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डीएम वगैरह हैं, वो बहुत साइडलाइंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी दिखाई पड़ता है समहाउ, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो मेजर चीज है आप ये देखो, पॉलिटिशियंस और जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, अगर इनके बीच में कल्यूजन हो गया है, ठीक है, मतलब इनकी मिली भगत हो गई है, तो ऐसे में फिर गड़बड़ होने लगती है। जो पब्लिक लैंड है या फिर रेलवे स्टेशन का जो सेल्स वाला एरिया है, ठीक है, वहां पर ये मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल अनलॉफुल तरीके से चीजें कर लेते हैं, वहां मतलब खरीद लेंगे उन चीजों को, जबकि होना नहीं चाहिए उस तरीके से। तो ये सब किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ करप्शन। तो हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप फूडर के स्कैम्स देख सकते हो, ठीक है, जहां पर बहुत सारे ऐसे मतलब ये सबसे बड़ा वो है कि आप मतलब बहुत मेजर बात है कि आप ये देखोगे जो चारा घोटाला है, ठीक है, वो लालू यादव का हमें दिखाई पड़ता है जिस टाइम पर वो फॉर्मर सीएम थे। अब देखो वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी होते हुए भी मतलब एज अ फॉर्मर सीएम वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो ये सारी दिखाई पड़ती है और ये सारे चैलेंजेस हैं जो कंडक्ट करते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर इरोजन हो जाता है ऑटोनॉमी का, बिकॉज जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरोक्रेटिक जो अलायंसेज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स होते हैं हमारे, उनकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एजेंडा कुछ और होता है और ये हिंड्रेंस कर देते हैं, जस्टिस नहीं मिल पाता प्रॉपर। या फिर एक होता है ना कि ऐसे बहुत सारे आपको मुद्दे दिखाई पड़ेंगे जहां पर वाक्य में चीजें होनी कुछ और चाहिए और होती कुछ और है। ऐसे ही आपको इशू नक्सलाइट मूवमेंट्स का भी दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रिफॉर्मिंग इंडियाज पुलिसिंग सिस्टम, अ क्रिटिकल एनालिसिस फॉर सिटीजन एंड पुलिस सिक्योरिटी। अब आप इसमें देखोगे किस तरीके से मतलब भारत में जो पुलिस प्रणाली में सुधार की जरूरत है, नागरिक और जो पुलिस की सुरक्षा है उसके लिए एक महत्वपूर्ण मतलब विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ ये दिखाई पड़ता है, देखो इंडिया में डाइवर्सिटी है, पर ये बात सही है कि इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर डाइवर्सिटी होने के बाद भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो पुलिस की हो जाती है, बिकॉज वो एज अ गार्जियन काम कर रही है कि जितने भी नागरिक हैं उनको उनकी सेफ्टी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया का जो पुलिसिंग सिस्टम है मतलब सालों से चलता आ रहा है और इनकी जो इंटेंस स्क्रूटनी है वो मतलब देखो इनहेरेंट फ्लॉज दिखाई पड़ेंगे, शॉर्ट कमिंग्स दिखाई पड़ेंगे। ये बात सही है कि बहुत सारी खामियां हैं, बहुत कमियां हैं, पर स्टिल कोशिश यही रहती है कि लोगों को क्या किया जाए, सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस करें तो बहुत जरूरत है कि वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं इंडियन पुलिसिंग सिस्टम के उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, ताकि जो भी इंपैरेटिव चेंजेस की जरूरत है उनको इंश्योर किया जाए, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, किसकी, लोगों की भी और पुलिस फोर्स की भी। देखो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर पुलिस फोर्स सिटीजन का ध्यान रख रही है तो इनको खुद भी तो ठीक रहना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना और इनकी भी सेफ्टी का, तो दोनों की वेलबींग का बहुत ध्यान रखा जाए। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी चैलेंजेस की बात करें अगर हम इन सिटीजन कंप्लेंट्स, तो जब हम एड्रेस करते हैं सिटीजन कंप्लेंट्स को किसके अगेंस्ट, पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंडिया में, तो ये कहीं ना ऐसा सिस्टम आ जाता है, बायस्ड का सिस्टम आ जाता है या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट कमिंग्स हो जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज बिठाई जाए ताकि इस टाइप के जो मैकेनिज्म है उसको प्रिवेल किया जा सके, जो भी फ्लॉज हैं उन पर ध्यान दिया जा सके, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो अपने सबॉर्डिनेट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आप मतलब एक होता है ना कि बस डर दिखा दिया कि हाँ भाई आपको पता है कि एक प्रॉपर रेपुटेशन है तो डर दिखाकर वो चीज छोड़ दी ना। आप अपना काम बिल्कुल बकायदा बिना डरे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में जो आपको करे मिला है आप उसको करें ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सके। इसके अलावा एग्जामिन करना इन इंट्रिकेसीज ऑफ दिस प्रपोजल, इट बिकम्स एविडेंट दैट एन एक्सटर्नल एंड इम्पार्शियल ओवरसाइट्स मैकेनिज्म। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम इस तरीके के प्रस्ताव की बात करते हैं कि हाँ भाई बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब कोई भी इशू आ रहा है तो उसको रिफॉर्म करो, उस पर प्रॉपर फेयरनेस तरीके से वर्क करो, जस्टिस दिलाओ, ताकि जो भी कंप्लेन आई अगेंस्ट द पुलिस वो भी ये चीज भी प्रूफ हो सके कि जी अगर पुलिस कोई गलत कार्य कर रही है उसके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन है तो उस पर भी प्रॉपर बकायदा वही रूल रेगुलेशन फॉलो अप होंगे जो एक आम नागरिक पर होते हैं। इसके अलावा रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की। जो करिकुलम है हमारा या फिर प्रीडोमिनेंटली आप ये देखोगे मतलब मेनली जो सेंटर्ड है वो किस पर है, फिजिकल पर है, आर्म ड्रिल पर है, ठीक है। ये सम टाइम फेल हो जाते हैं इस चीज को मतलब एड्रेस करने में, जो मल्टी फेसिटेड चैलेंजेस हैं
जो पुलिस कंटेम्प्ररी लैंडस्केप में फोकस कर रही है या फिर फेस कर रही है, वो चैलेंजेस को कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं एड्रेस करने में। तो नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है, ठीक है, जहां पर प्रोवाइड किया जाता है पूरा कमेंडेबल, आप ये देखोगे इंस्ट्रक्शन होती है, पूरा रिफ्लेक्ट किया जाता है ब्यूरोक्रेटिक प्रेफरेंसेस को, सीनियर रैंक्स को, ठीक है। इसके अलावा परपेचुएटिंग एंड इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट, ये बात सही है कि जो पुलिस फोर्स है, कितना ही आप कह लो कि हाँ हर चीज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चीजें हैं, बट स्टिल इम्बैलेंस दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज हैं जो हमें दिखाई पड़ती है पुलिस डिपार्टमेंट में, बहुत आउटडेटेड रिकॉर्ड्स हैं जो सिस्टम में रखने पड़ते हैं, ठीक है, कॉलोनियल एरा वाले भी। अब ऐसे में क्या होता है कि चीजें हैम्पर हो जाती हैं जब फोर्स एबिलिटी, जब आप ये कह रहे हो कि मॉडर्न टाइम के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत अलग हैं, तो उसके हिसाब से फिर चीजों को थोड़ा तो रिफॉर्म करने की जरूरत है ना, ताकि चीजें प्रॉपर हो सकें। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द रूट ऑफ मिसकंडक्ट, ब्रूटैलिटी एंड करप्शन। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो ये बात बहुत सही है कि ये जो कल्चर है, ठीक है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं इस तरीके का ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराता है जहां पर आप देखोगे करप्शन दिखाई पड़ेगा, ब्रूटैलिटी दिखाई पड़ेगी, और ये वो चेंजेस हैं जिनको रोका जाता है, ठीक है। मतलब पता है आवश्यकता है चेंज करने की, पर चेंज किया नहीं जा रहा है एक्चुअली। और ये सारी हिस्टोरिकल रूट जो पुलिस फोर्स की दिखाई पड़ती है, ये किस टाइम से स्टैब्लिश है, वो ये ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, जो ब्रिटिश का रूल थे, ठीक है, उसको सप्रेस किया गया था। तो ये वही टाइम पीरियड है जिसमें अनचेक्ड जो पावर है पुलिस ऑफिसर्स की वो आज तक कंटिन्यू रही हैं। इसके अलावा हालांकि नॉट टुडे, पर हम नॉर्मल इन जनरल देख रहे हैं, तो उस सेंस में समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। सो द कोड ऑफ साइलेंस प्रिवेलिंग इन इंडियन पुलिस इंस्टीट्यूशन शील्ड्स गिल्टी ऑफिसर फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब हम बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, राइट, तो यहाँ इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी गिल्टी ऑफिसर है, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, तो हम उनको कोई शील्ड प्रोवाइड ना कराएं। ऐसा ना हो कि आप उनको मतलब बचा रहे हो या फिर उनके लिए उस तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही जिस तरीके के लिए एक आम जनता की होती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जब हम पब्लिक आउटक्राई देखते हैं, मीडिया एक्सपोजर देखते हैं इस टाइप के इंसिडेंट्स का, तो फेक एनकाउंटर दिखा दिए जाते हैं, ठीक है, कस्टोडियल डेथ जो होती है या फिर रिलेटेड एक्शंस जो हैं उनके अगेंस्ट लिए जाते हैं, किसके अगेंस्ट, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो छोटे छोटे एक्शन से कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उन पर काम किया जाए, क्योंकि जो कल्चर है ब्रूटल का या फिर अनअकाउंटेड फोर्स का, ये कहीं ना कहीं इस तरीके के एविडेंट को दे रहा है कि ये जो एनकाउंटर किलिंग्स हो रही हैं, ठीक है, डिसअपेरेंस हो रहा है, परसिस्टेंस हो रहा है, ये सीरियस क्वेश्चन उठा रहा है कि किस तरीके की विलिंगनेस है या फिर एबिलिटी है पुलिस फोर्सेस की, कि आपको जरूरत है वाकई में रिफॉर्म करने की, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उसको सुधार किया जाए जरूरत के हिसाब से। अब ह्यूमन राइट्स एंड पुलिसिंग इन इंडिया की बात करें, सो ह्यूमन राइट्स और जो पुलिसिंग इन इंडिया है, इनका जो कंसिडरेशन फॉर्म है वो यही है कि ये कहीं ना कहीं बेडरॉक ऑफ जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं। इनका मेन काम वही है कि जस्टिस सबको मिले, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में चीजें प्रॉपर अच्छे से हो जाएं। कहीं पर भी आप ये देखोगे कि नो वेयर इज दिस मोर क्रिटिकल देन पुलिसिंग, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पुलिसिंग से ज्यादा ना महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसके अलावा विद्युत चक्रवर्ती और मीनाक्षी गांगुली, जयश्री बिजोरिया, इनके वर्क्स दिखाई पड़ते हैं कि इन्होंने किस तरीके से ह्यूमन राइट जो इश्यूज हैं इंडिया के पुलिसिंग सिस्टम में उस पर इन्होंने लिखा है, वर्क किया है। चक्रवर्ती पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर। अक्सर क्या होता है कि ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर क्या करते हैं, जो आम नागरिक हैं उनके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन कर देते हैं, उनका उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है। और क्या वही वाली चीज की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है, कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आप कस्टडी में हो सिर्फ पूछताछ के लिए, पर टॉर्चर किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि डेथ तक हो जाती है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ उसकी बात की गई है। उन्होंने इस चीज पर भी जोर दिया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप उसको इंश्योर कर रहे हो ना उसकी फेयरनेस, तो जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी हो। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तभी वो चीज फेयर तरीके से हो पाएगी। गांगुली और बिजोरिया भी इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि जो कल्चर है वायलेंस का या फिर इम्प्यूनिटी का पुलिस सिस्टम के अंदर, उसको सुधार करने की बहुत जरूरत है। ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का रोल है, एनजीओ का रोल है, लीगल सिस्टम्स के रोल है रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एडवोकेट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को कि भैया ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, पारदर्शिता लेके आओ, सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज पुलिस अगर अकाउंटेबल नहीं होगी तो चीजें फिर और ज्यादा खराबी होती जाएंगी सुधरने की बजाय, ठीक है। इसके अलावा कमल कुमार को हम देख लें, ठीक है, और वेस्ले जी स्कोगन को हम देख लें, तो इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं किसमें, डिजिटल एज में इंडियन पुलिसिंग के, ठीक है, उनकी बात करते हैं। कुमार हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से पुलिस को नीड है कि इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है जैसे एआई हो गई, एडवांस सर्वेलांस है, इनको यूज किया जाए ताकि ये इंश्योर कर सकें कि जो लॉ का एनफोर्समेंट है पर्सनल एरिया में वो किस तरीके से हो रहा है। इनको पूरा ट्रेन किया जाए ताकि इन टूल को रिस्पॉन्सिबली वो लोग समझ पाए।
आप ये देखोगे स्कोगन इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वो वार्न कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अबाउट द डेंजर ऑफ ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। वो ये कह रहे हैं कि भाई हद से ज्यादा भी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना है, ठीक है। अर्ज है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि मेंटेन करनी है ट्रांसपेरेंसी को, प्रोटेक्ट करने हैं इंडिविजुअल के राइट्स को, तो इनका ध्यान रखा जाए, ठीक है। बोथ एग्री करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर सिर्फ उतना जितना आप एथिकली इसको यूज कर सको और डेमोक्रेटिक कंट्री में सेफ गार्ड प्रोवाइड करा सको और ह्यूमन राइट्स के लिए यूज कर सको, बस, ठीक है। अगर हम समराइज करें इन दोनों आर्टिकल्स के, तो कलेक्टिवली जो मतलब पेंट किया गया कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, तो वही है कि जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियन लॉ एनफोर्समेंट में डिजिटल एज में, तो उनको ध्यान रखा जाए। जरूरत यही है कि प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिक अप्रोच को यूज किया जाए अडेप्शन के लिए, कंबाइन किया जाए टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी को, पर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। मतलब इतनी ट्रेनिंग दे दी जाए कि उनको पता हो कि एथिकली कितना करेक्ट है और कितना करेक्ट नहीं है टेक्नोलॉजीज को यूज करना है। इसके अलावा जो फ्यूचर अगर हम देखें पुलिसिंग इन इंडिया का, तो जब आप पुलिसिंग की बात कर रहे हो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, तो वही है कि इनकी एबिलिटी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या फिर पॉलिसी मेकर्स की है कि नेविगेट कर पाए कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स टेरेंस निकल के आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इंश्योर करना इस प्रोग्रेस को, क्योंकि खाली ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये सारी चीजें कर लोगे ना, इसके लिए आपको गाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि जब आप अपने कमिटमेंट पे टिकते हो कि भैया हमें जस्टिस भी प्रोवाइड करना है, पर एथिकल कंडक्ट को हमेशा ध्यान में रख के ही करेंगे। इसके अलावा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ये बात सही है कि इंडिया की जो मतलब पुलिसिंग सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा नीड है किस चीज की, सुधार करने की, रिफॉर्म करने की, और ये बहुत अर्जेंट है और मल्टीफेसिटेड है, मतलब नॉट इन पर्टिकुलर एरिया, हर एरिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। एड्रेस किया गया है जो भी चैलेंजेस हैं, सिटीजन कंप्लेन करते हैं, ठीक है, रिवैम्पिंग रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ट्रेनिंग प्रोसेस की बात हो रही है। सो इन सबको रिफॉर्म करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप डीप सीटेड करोगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल में, तो जो इनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ये बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है जब आप इन कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हो। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने हमने एस्पेक्ट पढ़े ये सबको लेकर चलने की बात करें कि भैया सब में रिफॉर्म्स की जरूरत है तो करो, जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने नेशन की बात करोगे तो जहां पर डेमोक्रेसी स्टिल इवॉल्व हो रही है, सो पुलिस इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ऐसे में, बिकॉज ये इंश्योर कर रहा है सिक्योरिटी को, लोगों की वेलबींग को। तो जब आप यहाँ पर रिफॉर्म करोगे जरूरत के हिसाब से, ठीक है, तो जितने भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं सामने इंडियन पुलिस सिस्टम में, तो उसको कंट्रोल किया जाएगा इनकी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिफॉर्म करेंगे अल्टीमेटली। और जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक स्फेयर्स का, तो ये कहीं ना हिंडर करता है प्रोग्रेस में। सो ये आपकी यूनिट हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, पर एक ही वन गो में 1 यूनिट कवर करनी थी, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके नोट्स वगैरह साथ साथ कर लेना, अदरवाइज आपको नोट्स वेबसाइट पर भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय।